हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट एज वेल एज सबसे बड़ा चैप्टर, जहां पर हमें दो चैप्टर कवर करना है एक साथ। अगर आप इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल देखोगे वहां पर चैप्टर का नाम है बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड दूसरे चैप्टर का नाम है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट हम लोग इन्हें साथ में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के लिए, तो इंपॉर्टेंट ये है ही है। अगर आपको आगे चल के इंडियस के फील्ड में अगर आपको काम करना है ना, ये चैप्टर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड सीएफएस, इसका पहले मतलब क्या होता है। जब हम लोग बात करते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसका मतलब क्या होता है एंड ये सीएफएस हमें कब कब बनाना है, इन दोनों को हमें पहले समझना पड़ेगा बेसिक्स को, फिर हम लोग चैप्टर्स में आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। अब समझो, एक इंसान हमेशा क्या चाहता है जिंदगी में, एक्सपेंशन, आगे बढ़ना, है ना। मेहनत करते रहना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। हाँ, कुछ लोग अलग है कि उनको बिना मेहनत का आगे बढ़ना, वो अलग बात है। बट कुछ लोग तो मतलब ऐसे भी है ना जिनको मेहनत करना और जिंदगी में आगे बढ़ते रहना। तो आप सोचो, अगर आप एक बिजनेस डेवलप करना चाहते हो एकदम एकदम ग्रास लेवल, एकदम बूटस्ट्रैप लेवल, समझते हो बूटस्ट्रैप, जहां पर आप खुद के पैसे को इन्वेस्ट करके छोटा छोटा, मतलब समझ लो आप अमाउंट को इन्वेस्ट करके धीरे धीरे चीजों को आप बड़ा करते हो और बिजनेस को टॉप लेवल तक आप लेके जाते हो। ऐसा बिजनेस आप अपने लाइफ टाइम में कितना डेवलप कर सकते हो? एक, दो, तीन, पांच, मैक्सिमम इससे ज्यादा कोई बूस्टैप कंपनी से एकदम लेकर उसको बड़ा लेवल तक लेके जाना आसान नहीं है इतना, है ना। बट जब आप एक या दो ऐसे कंपनीज को आप खड़ा कर देते हो, आप ऐसे एक दो बिजनेसेस को आप जब बड़ा कर लेते हो, तो उसके बाद आपके पास एक अच्छा अमाउंट आपके पास तो आ जाता है। फिर पता है हम लोग क्या चाहते हैं, पता है उसके बाद, ये चलो एक काम करते हैं हम लोग, आइदर अपने खुद के सेक्टर में या फिर अलग अलग सेक्टर में हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वो लोग जो कमाएगा उसमें भी हमारा हिस्सा रहेगा। अब आप समझो, जैसे अगर मैं आपको, अमन गुप्ता को आप जानते हो, सीए अमन गुप्ता, उन्होंने सीए करा, फिर एमबीए करा उन्होंने, ठीक है। फिर बहुत सारा जॉब वॉब किया, कुछ एक जगह पे काम वाम करने के बाद बिजनेस अपना कुछ स्टार्ट किया, फेलियर्स भी रहे बहुत सारे। बट जब उन्होंने बोट स्टार्ट किया, जो आज हेडफोन स्पीकर्स ये सब चीज़ें लोग बनाते हैं, इनके जो को फाउंडर हैं, साथ में इनके जो थे समीर मेहता, है ना। दो लोग थे, अमन गुप्ता एंड समीर मेहता, जिन्होंने मिलकर बोट को स्टार्ट किया। ये बूटस्ट्रैप कंपनी था ये भी, जहाँ पर लगभग 30 लाख रुपए लगाकर इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। और आज अलग ही लेवल पे चल रहा है ये लोग, तो आप सबको पता है। आप समझो, आप समझो, ये कंपनी जब बना और ये धीरे धीरे जब इतना आगे जब बढ़ गया, तो अब ये लोग भी क्या चाहा, हम लोग और भी पैसा कहीं कहीं इन्वेस्ट करते हैं। आप शार्क टैंक में देखते हो इनको, अमन गुप्ता को, क्या करते हैं ये यहाँ पर आकर अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट बता, आपको दिखा होगा, अगर आपने नहीं देखा वो एपिसोड कभी, तो देखना कभी मिले तो। हैमर करके एक कंपनी है जो इसी फील्ड में है, इसी सेक्टर में है, जो काम बोट कर रहा है वही काम हैमर करके एक कंपनी जो ये लोग भी करते हैं। और जब ये शार्क टैंक में आया ना, ये बंदा, आई थिंक रोहित नाम था इसका, जो जो मैनेज करता चीजों को, ठीक है। तो वो जब आया तो वहां पर पता, जो अमन गुप्ता था वो डायरेक्टली उन्होंने ट्राई, पता क्या करा, इस कंपनी को खरीद ही लिया जाए, इसको एक्वायर कर लो, क्योंकि ये हमारा कॉम्पिटिटर बन सकता है। आपको समझ में आ रहा है चीज, ये हमारा कॉम्पिटिटर बन सकता है, इसको आप एक्वायर कर लो। तो ये जो होता है ना, एक्वायर कर लो किसी के बिजनेस को, तो हम लोग क्या चाहते हैं, ये जो आपको मिलता है कि हम लोग अलग अलग बिजनेस में जब पैसा इन्वेस्ट हम लोग कर सकते हैं ना, तो वो आइदर बिजनेस एक्विजिशंस के थ्रू हो सकता है। बिजनेस एक्विजिशन मतलब क्या, आप पूरे पूरे उनके बिजनेस को खरीद लो, आप खत्म करो उनको, है ना। एमआर का नामो निशान मिट जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। हुआ नहीं ऐसा है कि वो शार्क टैंक में बिजनेस एक्विजिशन डील्स अलाउड नहीं थे, हुआ नहीं उस समय तो वहां पर। हाँ, बट कुछ एक स्टेक उन्होंने लिया। आप समझो, ये बिजनेस एक्विजिशन हो जाता है तो क्या होता है ऐसे में कि आयतर देखो, बिजनेस एक्विजिशंस, बिजनेस मर्जर्स, ये सब क्यों होता है, ताकि हमें ताकि हमें आगे बढ़ने का और मौका मिलेगा, है ना, ताकि हमें आगे बढ़ने का और मौका मिलेगा। बिजनेस मर्जर्स होते हैं क्यों, दोनों के सिनर्जी इफेक्ट को हम लोग वहां फायदा लेंगे, दोनों सिनर्जी इफेक्ट से जो फायदा हो रहा है वो हम लोग लेना चाहते हैं। जैसे आपको देखा होगा वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन और आइडिया, देखो आइडिया कंपनी,
और वोडाफोन इंडिया, क्योंकि वोडाफोन यहाँ कंपनी तो है नहीं, वोडाफोन इंडिया जो है वो दोनों मिल गया, वो वोडाफोन आइडिया, आपको वी करके जो कंपनी बना हुई यहाँ पर, तो वोडाफोन आइडिया जो लिमिटेड है वो इसी से बना, मर्जर हुआ। क्यों? इन दोनों को लगा कि साथ मिलकर आएंगे, जो जियो अभी पूरा उत्पाद कर रखा है, देख ही रहे हो आप, है ना, उसको हैंडल करने का थोड़ा तो हमें मतलब क्षमता मिलेगा, दोनों साथ है और बिजनेस कर रहे हैं अच्छे टाइम से, देखते हैं क्या होता है आगे चल के। तो आप समझो, ऐसा ऐसा एक्विजिशंस, ऐसा मर्जर्स, ये सब जो होता है, इन सबको हम लोग बोलते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशंस। क्या बोलते हैं बताओ इसको हम लोग आज के टाइम में? बिजनेस कॉम्बिनेशंस। इसमें और भी बहुत सारे टर्म्स आते हैं, रिवर्स एक्विजिशन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, तो ये सब आज के टाइम में क्या बोलते हैं, इन सबको हम लोग बिजनेस कॉम्बिनेशंस। अब आपको इस चैप्टर में सिखाया जाएगा कि जब भी ऐसा कोई बिजनेस डील हो रहा है, इसमें अकाउंटिंग कैसे करना। तो ये तो एक तरीका है आगे बढ़ने का, आइदर लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ो या फिर उनको एक्वायर कर लो, आपका एक कॉम्पिटिटर लग रहा है आप उनको एक्वायर कर लो, ये सब चलते रहता है। और दूसरा होता है पैसा इन्वेस्ट करना, पैसा इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट करना। आप देखो दोनों में अंतर क्या समझना ध्यान से। बिजनेस एक्विजिशन जब होगा ना तो एक कंपनी खत्म हो जाएगा, बट इन्वेस्टमेंट के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मान लो मैं किसी कंपनी में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मान लो कितना भी 40%, 30%, 50%, 60%, कुछ भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरा खुद का बिजनेस भी चल रहा और वो कंपनी भी एग्जिस्टेंस में है, उनका सेपरेट लीगल एंटिटी अभी भी वैलिड है, चल रहा है वो चल रहा है अभी, वो खत्म नहीं हुआ है। हाँ, बट जो वो कमाएगा उसमें मेरा भी हिस्सा अब रहेगा, बट वो कंपनी खत्म नहीं हुआ है। तो आपको दोनों में पहले अंतर समझ में आ रहा है, बिजनेस को एक्वायर कर लेना और बस इन्वेस्टमेंट करना, दोनों में अंतर क्या है। बिजनेस कॉम्बिनेशन जब होगा, बिजनेस एक्विजिशन मर्जर जब होगा, तो एक आध कंपनी बंद होगा वहां पर, कभी कभी दो कंपनी बंद होता है, जैसे मान लो वोडाफोन इंडिया और आइडिया दोनों बंद होकर फिर नया कंपनी क्या बना है, वोडाफोन इंडिया। तो ये सब आपको देखने मिलेगा। बट इन्वेस्टमेंट्स में क्या होता है, कोई कंपनी बंद नहीं हो रहा है, यहाँ पर स्टेक एक्वायर किया जा रहा है और कभी कभी कंट्रोलिंग स्टेक भी एक्वायर किया जाता है। सर ये क्या होता है, जब हम लोग मोर देन हाफ जब एक्वायर कर लेते हैं, समझ लो आप, उस समय कंट्रोलिंग स्टेक हमारे पास है, मतलब उस कंपनी को अब हम लोग कंट्रोल करने वाले हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट जो आपको दिखेगा ना यहाँ पर, ये आपको चार तरह का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखने मिल सकता है। आपको चार तरह का इन्वेस्टमेंट आपको देखने मिल सकता है यहाँ पर। एक तो होता है कि आप उनको अपना सब्सिडरी बना लो, आप उनको अपना सब्सिडरी बना लो, मतलब मोर देन हाफ वोटिंग पावर उनका आप ही ले लो। कल के दिन में कुछ भी डिसीजन लिया जाएगा तो उसमें समझ लो मोर देन हाफ आपका, तो जो भी डिसीजन समझ लो आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से समझो जो पास होते हैं, वो तो पूरा पूरा आप ही के हिसाब से हो गया ना। और अगर मोर देन 75%, 25% मोर अगर आपने ले लिया, आपको समझ में आ रहा है, एसआर भी आप ही पास कर सकते हो। अब ओआर एसआर क्या है, ये पूछने ही मत मेरे से, तो आप तो, है ना, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन, मतलब समझो डिसीजन मेकिंग में आप आ गए हो उस कंपनी का, आप समझ रहे हो। तो ये लोग क्यों करता है सर ऐसा, आप देखो किसी भी कंपनी को अब ऐसा तो नहीं कर सकते हम ना, एकदम हर कंपनी को ग्रास लेवल से उठाए एकदम लेकर जाए ऊपर तक, नहीं। बट एक कंपनी जो ऑलरेडी चल रहा है, बट वो समझ लो उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रहा है, हम लोग चाहे तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हमारा भी उसमें भला होगा, हम भी इन्वेस्टमेंट कर दिए। अब हमें बिजनेस का आइडिया है, हमने ऑलरेडी ऐसे बिजनेसेस ग्रो कर रखे हैं। आप समझो जो भी शार्क टैंक में जो भी जजेस है वहां पर, और जो भी लोग वहां पर आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स को लेने, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको पैसा चाहिए, नहीं, सिर्फ पैसा नहीं, उनको एक्सपीरियंस भी चाहिए उन शार्क्स का। वो लोग जो लोग ऑलरेडी एक्सेल कर चुके हैं बिजनेस में, उनको पता है कि क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आपको ये क्लैरिटी मिल गया ना अगर, कि क्या नहीं करना है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज पता है, आप बहुत आगे बढ़ोगे। क्या नहीं करना अगर ये पता चल गया आपको सही एज में, तो ये जो लोग हैं यहाँ पर, इनको ऑलरेडी पता है कि क्या क्या करना और क्या क्या नहीं करना है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सिर्फ पैसा नहीं आप में इन्वेस्ट करेंगे, ये आप में आइडियाज भी इन्वेस्ट करेंगे, जिनका वैल्यू होता है बहुत ज्यादा है ना। तो एक तो आप क्या करो, उनको सब्सिडरी बना लो, आप कर सकते हो, मतलब मोर देन हाफ वोटिंग पावर अब आपका है, मतलब डिसीजन मेकिंग में आप आ गए हो, आप ये कर सकते हो। दूसरा समझ लो आप, चलो हम लोग सर यहाँ पर सब्सिडरी नहीं बना रहे हैं, इतना बड़ा अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग इनको अपना एसोसिएट्स बना रहे हैं। हम लोग इनको अपना एसोसिएट बना रहे हैं, मतलब क्या, 20% और मोर, 20% और मोर यहाँ पर हमने एक्वायर कर लिया है। हाँ, पर ध्यान है अप टू 50%, 50 से जैसे ज्यादा होगा फिर वो सब्सिडरी कैटेगरी में आ जाएगा। फिर एक होता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में एज सच कोई इन्वेस्टमेंट का
जरूरत में ऐसा तो नहीं है हमारे एग्जैक्ट 2% 5% कितना होना चाहिए, यहाँ पर अग्रीमेंट होता है लोगों के बीच, जिसके बारे में बहुत डिटेल में आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी समझो कुछ होता है जॉइंट वेंचर, जहाँ पर हमें कुछ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, मतलब ऐसा नहीं कुछ, मतलब आपको इतना स्टेक लगाना ही पड़ेगा, है ना, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इनका, बस आपके पास एग्रीमेंट होना चाहिए, और इसके बारे में डिटेल में आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। इन सब के अलावा जो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट होता है ना, माइनर, जो हम लोग बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, छोटा मोटा 2% 5%, मतलब लेस देन 20% वाला जो इन्वेस्टमेंट्स है, और वो जेबी भी नहीं है, और वो जेबी भी नहीं है, मतलब जॉइंट वेंचर भी नहीं है वो, है ना। तो माइनर इंटरेस्ट जैसे हम लोग लगाते हैं ना कहीं पे भी, देखो आप, हम लोग परचेस करते हैं छोटा मोटा कुछ ऐसे स्टेक, तो वो सब चलेगा इसमें। तो क्लियर हुआ पहले चीज। आप समझो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पर। तो हम लोगों को जब यहाँ पर किसी बिजनेस में हम लोग को आगे बढ़ना है, तो हम लोग तो अपना बिजनेस हम लोग मान लो बड़ा कर लिए, अब हम लोग चाहते हैं कि और बिजनेस से हमें कुछ कमाई मिले, हम लोग चाहते हैं और बिजनेस में अलग अलग जगह पे हम लोग इन्वेस्ट करें। तो दो ऑप्शन आपके पास होता है, एक तो बिजनेस एक्विजिशन डील कर लो, है ना, बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस मर्जर वगैरह, ये सब तो आप कर सकते हो। ये कब हम लोग करते हैं, जब मान लो हम लोग को मान लो एक्वायर करना है किसी को, है ना, वो बिजनेस आगे बढ़ रहा था और हमारा एक कॉम्पिटिटर था, हमने उसे पूरा खरीद लिया, ये हो सकता है। या फिर हम लोग मिल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बिजनेस मर्जर्स हो सकता है। तो ऐसा जितना भी ये सब जो डील होता है बिजनेस डील, इन सबको आज के टाइम में हम लोग बोलते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये नाम क्या है हमारा यहाँ पर, बिजनेस कॉम्बिनेशन। क्लियर है क्या ये? और या तो चलो हम लोग, चलो बिजनेस कॉम्बिनेशन मतलब रूट पे नहीं जा रहे हम लोग, वहां पर हम लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है कि जब आप लोग बिजनेस एक्विजिशन जब कर रहे हो ना, तो ऐसे केस में एक कंपनी खत्म हो जाता है, उसका लीगल एंटिटी जो है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी, वो स्टेटस ही खत्म हो गया, अब तो वो अब नहीं वैलिड रहेगा, बस आप ही आपको, ऐसा है ना, आपने किसी को एक्वायर कर लिया, बस अब आप ही आप हो। और जैसे इन्वेस्टमेंट होता है तो क्या होता है, यहाँ पर हम लोग अलग अलग जगह पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग जगह पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपका सब्सिडरी है, मतलब क्या, आप जहाँ आपने यहाँ पैसा इन्वेस्ट करा है वो मोर देन हाफ आप ही ने वहां पर मान लो एक्वायर कर लिया, ऐसे में आपके पास कंट्रोलिंग पावर आ जाता है। और अगर इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि चलो हम लोग एसोसिएट बना रहे हैं, हम लोग 20% या उससे ज़्यादा हम लोग ले रहे हैं, और जेवी मतलब जॉइंट वेंचर, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि इतना अमाउंट इन्वेस्टमेंट मतलब करना ही पड़ेगा, इतना कुछ स्टेक लेना ही पड़ेगा, एग्रीमेंट होना चाहिए, और छोटा मोटा जो बाकी जितना भी है उसको बोलते हैं ना माइनर इंटरेस्ट, मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अदर्स के कैटेगरी में ये यहाँ पर आएगा। आपको छोटा सा बस मैं एग्जांपल डिस्कस करना चाहता हूँ, एक जियो का, आप सबको पता है जियो के बारे में, है ना, जो रिलायंस का कंपनी है। आप समझो आज जो इंडिया में इतना बड़ा जो रिवोल्यूशन आया ना, वो जियो की वजह से भी आया, बहुत ज़्यादा इनका मतलब हाथ है इसमें। आज देखो आप यूट्यूब पे आप देखना, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी जो आगे आज बढ़े हैं, आप आज वो यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते रह जाते हैं, देखता कौन? क्योंकि उस टाइम जब तक जियो नहीं था उसके पहले तक तो 1 GB का 250 200 300 इस तरह से पेमेंट करना पड़ता था। तो कौन इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा ये वीडियोस देखने के लिए? आपको समझ में आ रहा? आप समझो हम भी लोग क्या करते हैं, छोटे में बहुत सारे फैकल्टीज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिवीजन वीडियोस, डेमो वीडियोस, मैथ, ये सब हम लोग अपलोड करते हैं, बट बच्चा, हर बच्चा कैसे उसको एक्सेस कर पाता? सबके हाथ में फ़ोन है, स्मार्टफोन सबके पास, डेटा अवेलेबल है, बाकी ये बात नहीं कि स्मार्टफोन ही सिर्फ है, डेटा सबके पास अवेलेबल है आज के टाइम पे। हाँ, उस डेटा कुछ लोग मतलब मिसयूज कर रहे हैं, तो चलो उनका हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हर चीज़ का यूज़ और मिसयूज है, आप क्या कर सकते हो वो आपके हाथ में है। तो वो मिसयूज कर रहे हैं वो अलग चीज़ है, बट ये डेटा जब अवेलेबल हो रहा है तो बहुत लोगों का फ़ायदा भी तो हो रहा है ना, इतने कम प्राइस में। बट आपको पता है क्या, जियो रिलायंस का कंपनी नहीं था स्टार्ट में, इन्होंने भी किसी को समझ लो एक तरह से एक्वायर ही क्या किया, तो इन्वेस्टमेंट था बट एक तरह समझ लो अब एक्वायर ही इन्होंने किया था। क्या हो रहा समझो, 2007 में, 15 फरवरी 2007 में एक कंपनी रजिस्टर्ड होता है अहमदाबाद गुजरात में, किस नाम से, IBSL, इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड, इस नाम से कंपनी रजिस्टर्ड होता है, ये एक अनलिस्टेड कंपनी था। और 2010 में 2010 में 4G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ, और जब 4G स्पेक्ट्रम का जब ऑक्शन हुआ तो पैन इंडिया लेवल पे एक ही कंपनी था IBSL, जिनको पूरा का पूरा लाइसेंस यहाँ पर मिला, इन लोगों ने ये बिड जीता यहाँ पर ऑक्शन जब हुआ तो एकमात्र कंपनी था IBSL, और रिलायंस का नजर था ही इसके ऊपर कि हमें तो इस सेक्टर में आना है। तो क्या किया इन्होंने उसी साल 2000, ये स्टार्ट 2010 के स्टार्ट फर्स्ट क्वार्टर में समझ लो आप हुआ था। तो जून 2010 में, जून 2010 में क्या किया, रिलायंस 95% स्टेक परचेज कर लिया इसका, कितना में,
4,800 करोड़ में। 4,800 करोड़ रुपए में इन्होंने क्या करा, 95% स्टेक इनका परचेज कर लिया। और जैसे ही 95% स्टेक परचेज का, समझ लो लगभग कंपनी इनका ही हो गया था पूरा का पूरा, समझ लो होल्ली ओन बन ही गया था। लेकिन चलो 5% तक उनके पास वो था, पुराने ओनर्स के पास। अब जैसे ये लोग पूरा परचेज कर लिया, इनका दिमाग में था ही हम लोगों को तो इस सेक्टर में आना ही है। तो क्या हुआ, जनवरी 2013 में सबसे पहले इन्होंने इनका नाम चेंज किया। जनवरी 2013 में इसका नाम चेंज किया। नाम चेंज करके दिया रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। जो पहले कंपनी क्या था, IBSL। आप समझो अगर चाहता रिलायंस तो शुरू से सब कुछ स्टार्ट कर सकता था, बट टाइम जाता और अभी, क्योंकि इनके पास लाइसेंस वगैरह सब कुछ था। एक सेट नेटवर्क समझ लो इनका बन रहा था, ठीक है। तो इसको इन्होंने अक्वायर कर लिया। और जून 2015 में जाकर रिलायंस अनाउंस करता है कि इन लोग जो है जियो के जो सर्विसेज हैं वो पब्लिकली अवेलेबल करा देंगे बाय द एंड ऑफ 2015, मतलब समवेयर अराउंड दिसंबर ये लोग जो है लॉन्च करने वाले थे। बट जुलाई में कुछ PL वगैरह फाइल हो गया इनके एक्विजिशंस को लेकर, ये लाइसेंस को लेकर, तो जहां पर जिसकी वजह से कुछ डिले हुआ। और लास्ट में 27 दिसंबर 2015 को 27 दिसंबर 2015 को लास्ट में जाके इन्होंने लॉन्च तो किया, बट पब्लिकली अवेलेबल नहीं था वो चीज़। वो सिर्फ इनके एम्प्लॉयज़ और इनके जो बीटा पार्टनर्स थे उनके लिए था। सिर्फ इनके एम्प्लॉयज़ और जो बीटा पार्टनर्स थे उनके लिए था ये चीज़। और लास्ट में जाके और आगे जब बढ़ा चीज़, तो 5 सितंबर 2016 को जाके फाइनली ये लॉन्च हुआ, पब्लिकली अवेलेबल हुआ। और भाई उसके बाद तो जो हुआ तो हिस्ट्री ही है ना। आज सबसे बड़ा जो नेटवर्क है, जो सबसे बड़ा समझ लो आप सर्विसेज जो पहुंचा रहा है लोगों तक, वो जियो ही है। लगभग आई थिंक इनका 47 करोड़ यूजर्स इनके पास अभी इंडिया में है ना। और वर्ल्ड में भी ये लोग 2 या 3 नंबर पे ही आते हैं। इंडिया में तो सबसे पहले हैं, वर्ल्ड में 2-3 नंबर पे ये लोग आते ही हैं। आप समझ रहे हो यहाँ पर। और एक टाइम आया था जब लोगों के पास सिम तो चलो था ही, है ना। मेरे मान लो मेरे पास वोडाफोन का सिम है, तो मैंने भी एक एक्वायर मैंने भी एक परचेज कर लिया, लाइक जियो का। ऐसे बहुत लोग थे, है ना। बहुत लोग थे जिनके पास सिम तो है ही, बट सबको ही क्या किया, जियो का सिम भी ले लिया। फ्री में नेट मिलने वाला था, है ना। इतना अच्छा सर्विस मिलने वाला था 4G का, तो सभी को ही उसको परचेज करते गए। उस समय कुछ मिनिमम अमाउंट उस समय देना था, जो कि छोटा मोटा अमाउंट वो लोग परचेज कर सकते थे। कहीं कहीं तो फ्री में भी दिया जा रहा था स्टार्ट में, तो बस आपको लाइन लगाना पड़ेगा। और भाई लाइन जो लगता था उस समय, कुछ बोलो ही मत। आप समझो चीज़ों को। ऐसा ऐसा है टाइम कि सबके मॉल से, मान लो मेरे पास कोई अगर नंबर सेव है किसी का अंकित के नाम करके, ठीक है, तो दूसरा नंबर सेव होगा अब अंकित जियो, ऐसे करते। आज भी मेरे फ़ोन में कुछ जैसा आपके फ़ोन में भी होगा करके, जियो करके सेव किया होगा, जिनके पास पहले से मतलब और भी नंबर्स था। तो ये जो हुआ आपको समझ में आ रहा, ये भी क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट ही किया, है ना। इन्वेस्टमेंट ही किया, और देख रहे हो आप इतना लगभग 95% एक्वायर ही कर लिया। तो इस तरह चीज़ चलता है ना। तो सर क्या होता है ये CFS, आपको समझ में आएगा। देखो ऐसे थोड़ी देर मुझे दो, थोड़ा मुझे टाइम दो, आपको समझ में आ जाएगा CFS क्या है। पहले मैं आपको बेसिक्स यहाँ तक पहले मैं पढ़वा दूँ एक बार आप नोट्स में आ जाओ। एक बार आप नोट्स में आ जाओ। यहाँ देखो, all the events and arrangements means by popular term as merger, acquisition, absorption, amalgamation, external reconstruction, demergers and reverse acquisition, ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। are now termed as business combination and reconstruction। इन्हीं को हम लोग आज के टाइम में बिजनेस कॉम्बिनेशन रिकंस्ट्रक्शन का नाम देते हैं। और इन्वेस्टमेंट से अगर आप बात करो, तो इन्वेस्टमेंट वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपको देखने मिलेगा। एक तो होता है सब्सिडरी, जहां पर हमारे पास कंट्रोल आ जाता है, हमारे पास कंट्रोल आ जाता है थ्रू मोर देन 50% वोटिंग पावर। एक होता है एसोसिएट, जहां पर हमारे पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहेगा। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे चलकर, ठीक है ना। JV हो, एसोसिएट या सब्सिडरी हो, 20% और मोर, बट अप टू 50 क्यों बोला गया यहाँ पर, 50 ज़्यादा होते ही ये सब्सिडरी वाले कैटेगरी में आ जाएगा। जॉइंट वेंचर में अग्रीमेंट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना आपने इन्वेस्ट करा उससे ज़्यादा मैटर क्या करेगा, आपका अग्रीमेंट का होना और जॉइंट वेंचर यहाँ पर बनना। और अदर्स जो हमारे पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो आपको दिखेंगे, छोटा मोटा इंटरेस्ट, मतलब लेस देन 20% वाले में, बट वो JV नहीं है, ध्यान में रखना, है ना। बट वो JV नहीं है, ध्यान में रखना। तो आप देखो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को टोटल 6 इंडेस हम लोग कवर करना है। पूरे चैप्टर में टोटल हम लोग को 6 इंडेस हम लोग कवर करना। दिख रहा है आपको यहाँ पर 103, 110, 111, 112, 27 एंड 28, इतना इंडेक्स हम लोग को इस चैप्टर में कवर करने वाले हम लोग। और ये सब टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए मैंने देखो आपको यहाँ पर ऑलरेडी ये सब टॉपिक्स पर लिख के दे दिया है। इतना टॉपिक हम लोग को कवर करना है।
इतना करने के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा, है ना। चलो आ जाओ। अब डिस्कस करना हमें यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये जो इन्वेस्टमेंट्स आपने देखा, ये तीनों तरह का, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे क्या अकाउंटिंग होने वाला है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, आपको कुछ भी लिखना नहीं है, सब कुछ नोट्स में दिया हुआ है, आप बस चीज़ों को यहाँ पर ध्यान से देखो। आप समझो जब ये इन्वेस्टमेंट होता है तो ये इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग करने के लिए हम लोग दो कैटेगरी में पहले इसको हम लोग बांट देते हैं। एक तो है माइनर इंटरेस्ट, जो छोटा मोटा जो इंटरेस्ट होगा आपका, हमारा इन्वेस्टमेंट ये सब चीज़, और बाकी उन तीनों को हम लोग यहाँ रखेंगे, सब्सिडरी, जेवी एंड एसोसिएट्स। सब्सिडरी, जेवी एंड एसोसिएट्स। अगर देखो आपके पास जो माइनर इंटरेस्ट जो यहाँ पर है ना, इन सब के ऊपर अभी भी इंड एस 109 ही लगने वाला है। इंड एस 109 लगने वाला है, जहाँ पर हम लोग आइदर एफ बी टी पी एल या एफ बी टी ओ सी आई, याद आ रहा है कि आपको फेयर वैल्यू थ्रू पी एल, फेयर वैल्यू थ्रू ओ सी आई, जहाँ पर जनरली आप जो है क्या यहाँ पर सेलेक्ट करते हो, जनरली यहाँ पर हम लोग एफ बी टी पी एल ही सेलेक्ट करते हैं। और अब ये सब तो आपको ऑलरेडी पता अच्छी तरह से, एफ बी टी पी एल क्या है, बी टी ओ सी आई क्या है ना। नहीं अगर पता है तो पहले आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला लेक्चर सब देखो, फिर आप यहाँ आना, है ना। तो माइनर इंटरेस्ट मतलब यहाँ पर माइनॉरिटी जो इंटरेस्ट होगा यहाँ पर, इसके लिए अकाउंटिंग आज भी हमारा वैसे चल रहा है, इंड एस 109, एफ बी टी पी एल और एफ बी टी ओ सी आई। लेकिन जैसे ही आप सब्सिडरी जेबी या एसोसिएट में जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो यहाँ पर समझ लो आप इंड ए एस 27 लग जाएगा। क्या लग जाएगा बताओ मुझे यहाँ पर, इंड ए एस 27। इंड एज 27 जैसे लगा ना, आपके पास दो ऑप्शन रहेगा। आइदर आप कॉस्ट मेथड, समझ लो आप तरफ से, आप कॉस्ट जो मेथड जो बताया गया है अंडर इंड ए एस 27, आप उसको इलेक्ट कर लो। आपको दो ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे ही सब्सिडरी जेवी एसोसिएट में जैसे इन्वेस्टमेंट होगा, आपको दो मेथड दिया जाएगा। एक तो होगा कॉस्ट मेथड, जो प्रिस्क्राइब कौन करता है, इंड एस 27। आप या तो उसको आप फॉलो कर लो, या फिर आपको अभी भी ऑप्शन दिया जा रहा है, आप इंड ए एस 109 के पास चले जाओ। मतलब आपको दो में से कोई एक ऑप्शन दिया जाएगा अभी, या तो आप कॉस्ट मेथड में ही रहो, आप इंडेस 27 के शरण में आए हो, आप यहीं पे पड़े रहो, नहीं तो आपके पास ऑप्शन है आप इंडेस 109 के पास चले जाओ। आप इंडेस 109 के पास चले जाओ, और अगर इंडेस 109 के पास गए तो फिर यही वाला ऑप्शन है एफबीटीपीएल और एफबीटीओसीआई। बट अगर कॉस्ट मेथड में जाते हो तो फिर अब ये री वैल्यू नहीं होगा, अब ये री मेजर नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हम लोग एफबीटीएल एफबीटीपीएल और एफबीटीओसीआई में क्या करते हैं, हम लोग फेयर वैल्यू का चेंजेस हम लोग यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, आइदर थ्रू पीएल और थ्रू ओसीआई। बट कॉस्ट मेथड में अगर आप आते हो तो ये री मेजरमेंट ये आपको अलाउ नहीं होने वाला है अब। और ये ऑप्शन इरिवोकेबल है, आप एक बार चूज करके आप वापस नहीं जा सकते हो, आप एक बार चूज करके आप वापस नहीं जा सकते हो। बट सर क्यों ऐसा होता है ना। सब्सिडरी जेवी एसोसिएट के केस में हम लोग कॉस्ट का बात क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पर, और इनके केस में हम लोग एफबीटीपीएल का बात कर रहे हैं। देखो एफबीटीपीएल या एफबीटीओसीआई, ये माइनॉरिटी जो इंटरेस्ट हमारा छोटा मोटा इंटरेस्ट होता है, इसमें कोई बहुत बड़ा हमारा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट नहीं है। बट आप समझो सब्सिडरी जेबी एसोसिएट्स, अगर आप इतना ह्यूज अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो या फिर आप आगे बढ़ना चाहते हो इन सब के साथ, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, हमें इन्वेस्टमेंट्स के उतार चढ़ाव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको ध्यान में आ रहा है, हम लोग इंडेक्स 109 में हम लोग पढ़ रहे थे, वहां पर हम लोग ये सब डिस्कशन किए थे हम लोग, कि अगर आप यहाँ पे पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट है वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता है कि आज क्या उतार चढ़ाव हो रहा है। हम अगर कहीं पे इन्वेस्ट किए, सोचो आप 10 साल का सोच कर, हम कहीं 10 साल का सोच कर इन्वेस्ट किए हैं, तो हमें क्या फर्क पड़ जाएगा इस साल उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, अगर मान लो जो हम लोग स्टेक जो हम लोग एक्वायर किए हैं वो 10 करोड़ का था, और अभी वो मार्केट में 9.8 करोड़ हो जाए, 10.3 करोड़ हो जाए, हम लोग क्या ही फर्क पड़ जाना उससे, क्योंकि हमें तो अभी कुछ सेल करना ही नहीं स्टेक। तो सर जब ऐसा ही था तो फिर 109 का ऑप्शन ही क्यों दिया, फिर कॉस्ट में रहने दो ना, फिर तब कॉस्ट में रहने दो।
समझो, आप बात समझो यहाँ पर कि जब सब्सिडरी जेबी एसोसिएट स्ट्रेटेजिकली किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट यहाँ पर, जब यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जब किया गया और बोला गया कि इंडेक्स 27 में कॉस्ट मेथड को हम लोग फॉलो करने वाले हैं, तो फिर ये ऑप्शन ही क्यों दे रहे हैं इंडेक्स 109 का? मैं आऊंगा इस चीज पे, इस चीज से मैं आऊंगा, लॉजिकल जो डिस्कशन इसका मैं आऊंगा यहाँ पर। पहले देखो अभी तक हमने क्या बात किया, समझो यहाँ पर कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो सब्सिडरी जेबी एसोसिएट अगर आ, तो इंडेक्स 27 समझ लो आप एक्टिवेट हो जाएगा, और वो आपको दो ऑप्शन देगा, आइदर आप यहीं पे हमारे साथ बने रहो, कॉस्ट मेथड को आप फॉलो करो, और अगर आपको ये सब नाटक करना है कि मुझे रीमेजर करना है, मैं यहाँ पर नहीं रखूंगा कॉस्ट मेथड, तो आप इंडेक्स 109 के पास चले जाओ, हमारे पास मत रुको यहाँ पर, अब जाओ उसके पास रहो, कोई एक आपको चूज करना पड़ेगा, और ये जो डिसीजन होगा आपका ये इरेवोकेबल होगा, आप बाद में पलट नहीं सकते हो कि नहीं नहीं सर मुझे ना अब लग रहा है 27 के पास जाना है, मैं इंडेक्स 109 में गलती चला गया था, ऐसा नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं होगा। और अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट अगर आपने इन्वेस्ट किया छोटा मोटा 2-3% 5% अगर आपने इन्वेस्टमेंट करा है, तो फिर ऐसे के लिए तो आपके पास इंडेक्स 109 ही एप्लीकेबल होगा, और वहां पर एफबीटीपीएल और एफबीटी जो भी लगना है वो लगेगा, लेकिन मेनली वहां पर हम लोग को एफबीटीपीएल ही देखने मिलेगा। एक काम करते हैं हम लोग, इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन है हमारे पास, पहले उस क्वेश्चन को करता हूँ, फिर मैं आऊंगा इसके लॉजिकल डिस्कशन पे कि क्यों ऐसा होता है कि जब सब्सिडरी जेबी एसोसिएट जब है ही, जब हम लोग इतना सोच समझ के इन्वेस्टमेंट जब हम लोग किए ही हैं, तो फिर इंडेक्स 27 ये बात बोल ही क्यों रहा कि वन इंडेक्स 109 के पास आप जा सकते हो, ये आपको ऑप्शन दिया ही क्यों जा रहा है, इससे मैं आऊंगा। पहले एक काम करते हैं, एक सम है हमारे पास, पहले उसको हम लोग करते हैं। आप अपने बुक में आ जाओ, पेज नंबर 73, आपको दिख रहा है यहाँ पर बेसिक्स क्वेश्चन में, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, देखो, एक्स वाई जेड लिमिटेड मेड फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स, ठीक है, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है एंटिटी ए में जो हमने इन्वेस्ट करा है वो 8% है, और यहाँ बता दिया है अदर्स वाला इन्वेस्टमेंट मतलब सब्सिडरी जेबी एसोसिएट नहीं, तो इसके लिए तो 109 ही है, इसके लिए तो है ही नहीं 27, ठीक है ना। तो 6 लाख का इन्वेस्टमेंट था और फेयर वैल्यू एंड में हुआ है 80,000 रुपये, तो इसको हम लोग को एडजस्ट करना है आइदर थ्रू पीएल और थ्रू ओसीआई, देख लेंगे क्या बोला सब में। बी जो है यहाँ पर इस एंटिटी में 3% का बस इन्वेस्टमेंट है, बट ये हमारा जॉइंट वेंचर है और 2 लाख से 1,90,000 हुआ, 10,000 का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे गिरा हमारा, ठीक है। सी जो है यहाँ पर 60% समझ में आ रहा है क्या, 60% मतलब सब्सिडरी बन गया होगा ये, और यहाँ पर 70 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट है और 78 लाख यहाँ वैल्यू हो चुका है। डी जो है इसमें ये 30% है, ये हमारा एसोसिएट्स है 20% और मोर, और 15 का यहाँ पे 17 हो चुका है एट द एंड में फेयर वैल्यू, ये सब कॉस्ट मतलब एक्विजिशन का डेट का हमारे सब कॉस्ट लगा हुआ है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सेपरेट और स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब ये क्या होता है फिलहाल ये नहीं पता हम लोग को, आप समझो आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने बोल रहा है, ठीक है ना, ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड, इफ एंटिटी इलेक्ट्स, अगर देखो एंटिटी अगर सेलेक्ट करता है यहाँ पर क्या, कॉस्ट मेथड मतलब जो इंड एस 27 में जो बताया गया है, अगर वो चाहता भी है ऐसा करना तो किसके लिए कर सकता है पता है, बी सी और डी के लिए, एक लिए तो कर भी नहीं सकता वो, ये तो हमेशा एबीटीपीएल और एबीटीओसीआई में ही जाएगा सिंस इंडेक्स 109 लगता है। अगर चाहता है ये कॉस्ट मेथड में यहाँ पर रखना तो चलो, बाकी में जो है ना, बाकी में जो यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ हम लोग को ये चेंज करना पड़ेगा इंडेक्स 109 के तहत, क्योंकि इस पे तो लगेगा भी नहीं, इस पे तो लगेगा भी नहीं ए वाले पे, है ना, ठीक है। अगर वो एफबीटी पीएल चूज करता है इन सारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो क्या होगा, और अगर वो एफबीटी ओसीआई चूज करता है इन सारे के लिए तो क्या होगा, और बोलता है कि एक्स वाई जेड लिमिटेड जो है ना वो एफबीटी पीएल सेलेक्ट किया था फॉर इन्वेस्टमेंट मेड इन एंटिटी ए, तो एंटिटी ए के लिए उन्होंने यहाँ पर एफबीटी पीएल सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है ना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1, पेज कितना है 73 का। देखो क्या क्या हुआ यहाँ पर, जो एंटिटी ए है किसमें किसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है, ए बी सी और डी, ठीक है। तो एंटिटी ए में जो कॉस्ट जो लगा है इनका वो कितना है, 6 लाख, 2 लाख, 70, 15, 6 लाख, 2 लाख, 70 लाख, 15 लाख, है ना। तो इसमें ये जो है ये अदर्स वाले में आएगा, और ये है जे भी, ये है सब्सिडरी, और ये है एसोसिएट्स, और इन सबका फेयर वैल्यू अगर आप चेक करो एट द एंड, तो ये 6,80,000 हो चुका है, ये 1,90,000 हो चुका है, और बाकी दोनों का क्या था,
78 एंड 17, 78 और 17। अब देखो, अगर आप यहाँ पर चूज करते हो करते हो जब अगर इंडेक्स 27 का कॉस्ट मेथड, तो आप सिर्फ इसको रिवैल्यू कर सकते हो, क्योंकि ये इंडेक्स 109 का मैटर है। बाकी तो कोई भी यहाँ पर रिवैल्यू नहीं होने वाला है अगर आप कॉस्ट में जाते हो तो। अगर आप एफ बी टीपीएल में जाते हो तो क्या होगा, यहाँ पर सारा का सारा रिवैल्यू होगा, ये 80 भी रिवैल्यू होगा, ये 10,000 का लॉस भी हम लोग को रिमेजर करना पड़ेगा, ये 10,000 का लॉस भी दिखेगा, यहाँ पर 8 लाख का फायदा दिखेगा, और यहाँ जो है आपको 2 लाख का फायदा दिखेगा। और ये सब कुछ पीएल से ही होने वाला है, ये सब कुछ पीएल से ही होने वाला है। लेकिन अगर आप ओसीआई में अगर जाते हो, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, अगर आप यहाँ जाते हो तो देखो ये वाला तो पीएल में ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड रखा है पीएल में, है ना। तो ये जो है फिर भी ये 80 जो है यहाँ पर पीएल में जाएगा यहाँ पर। और बाकी जो है तीनों, ये रिवैल्यू तो मतलब रीमेजर तो होगा, बट वो तीनों ही कहाँ पर जाने वाला है, एफबीटी ओसीएम मतलब ओसीएम जाने वाला है यहाँ पर। ये 8 लाख और ये 2 लाख, ठीक है ना। चलो करते हैं हम लोग एंट्रीज इसी केस में। जनरल एंट्रीज भी करना है क्या हम लोग को? कर लेते हैं, आ जाओ जनरल एंट्रीज भी कर लेते हैं, पीएल बना के भी दिखा देंगे और बैलेंस शीट भी हम लोग इसका बना देंगे, ठीक है। लिखो जर्नल एंट्रीज। कंपनी का नाम दिया है क्या? चेक लो, कंपनी का नाम दिया है क्या? यस, यहाँ पे एक्सवाईजेड लिमिटेड लिख दो तो। तो अगर एंटिटी ए का है तो पहले हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं इंड एस 27, कॉस्ट मेथड में अगर हम लोग जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो इन्वेस्टमेंट करा है, इन्वेस्टमेंट इन एंटिटी ए, यहाँ पे कितना लगा था पैसा हमारा, 6 लाख, तो दिखाओ 6 लाख रुपए। फिर इन्वेस्टमेंट इन एंटिटी बी, 2 लाख रुपया, और 70 और 15। लिखो लिखो, 70 लाख, 15 लाख, और यहाँ पर टू बैंक, मतलब पूरा पूरा पैसा देके हम लोग यहाँ पे खरीदे। तो 6 2 8, 8 7 78 और 15, 93 लाख। तो ये 93 लाख लगाकर हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हम लोग किए चारों एंटिटी में, ठीक है। अब ये देखो, ये तो आपका डेट ऑफ एक्विजिशन है, लेकिन ईयर एंड पे क्या आपको रिवैल्यू करना है चीज़ों को, क्या रीमेजर करना है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करना है? तो सर हम लोग को नहीं करना है बाकी तीन के लिए, बट एंटिटी ए बात हम लोग करना ही पड़ेगा पीएल के थ्रू, ठीक है। आप इसको बढ़ा दो, इन्वेस्टमेंट इन एंटिटी ए अकाउंट डेबिट टू पीएनएल 80,000, सही है। बाकी कोई भी हम लोग रीमेजर नहीं करने वाले, क्लियर। और अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो इंड एस 109, इंड एस 109 एफ बी टी पी एन एल, अगर आप ये सेलेक्ट करते हो तो देखो यहाँ पर जो पहला एंट्री होगा ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, वो तो सेम ही रहेगा, वो थोड़ी चेंज होगा, सब में सेम रहेगा, वो तो पूरे सब में सेम रहेगा। सिर्फ हम लोग क्या चेंज यहाँ पर देखना हम लोग को, ईयर एंड पे यहाँ पे क्या होने वाला है। तो अब यहाँ पर देखो, जो पहला वाला है वो तो पीएल से जाएगा, बट बाकी तीनों के लिए हम लोग पीएल ही हम लोग सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है ना। तो दिखाओ आप, पहले तो तीन इन्वेस्टमेंट जो बढ़ा है वो दिखा दो, इन्वेस्टमेंट इन एंटिटी ए, इन्वेस्टमेंट इन एंटिटी सी, इन्वेस्टमेंट इन एंटिटी डी। ये तीन में हमारा यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो एक में तो 80,000, और बाकी दोनों में कितना इंक्रीज हुआ था, 8 लाख, और यहाँ पर 2 लाख, 10 लाख।
तो ये 8 लाख और ये 2 लाख। तो टोटल जो इंक्रीज जो पीएल में जाने वाला है वो है 10,80,000। और एक जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो गिर गया है वो भी हम लोग को दिखाना है। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन एंटिटी बी, 10,000 रुपये। बोलो क्लियर है ये चीज, है ना। और अगर आप इंड एस 109 में एफबीटी ओसीआई सेलेक्ट करते हो तो फिर भी ये तो सेम ही रहने वाला है फिर से, है ना। इंड एस 109 में एफबीटी ओसीआई, तो डेट ऑफ एक्विजिशन सेम ट्रीटमेंट होगा। ईयर एंड पे जो पहला वाला वो तो पीएल में जाएगा, उसके लिए पीएल ही इन्होंने सेलेक्ट करा था, है ना। तो पीएल में जाएगा वो, तो आप पीएल में ट्रांसफर करो उसको आप, ये वाला चीज, है ना, ये तो पीएल में जाएगा। डन कर लो कॉपी, इसको ये लिख लो। और फिर यहाँ पर दो में इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है, ये ओसीआई में जाने वाला है। और ये जो यहाँ पर डिक्रीज हुआ ये भी हम लोग का ओसीआई में ही जाने वाला है। ठीक है, तो दिखाओ इसको। इन्वेस्टमेंट इन एंटिटी सी, इन्वेस्टमेंट इन एंटिटी डी टू ओसीआई रिजर्व, कितना कितना है, 8 लाख और 2 लाख। और 2 लाख, तो ये हो गया 10 लाख। डन। और फिर इसके बाद हम लोग ओसीआई रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट इन एंटिटी बी, 10,000 का हम लोग यहाँ पर डिक्रीज भी दिखा देंगे। क्लियर है ये चीज, डन क्या। चलो, अब यहाँ पर हमें दिखाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। कब कब, जब हमारा कॉस्ट मेथड फॉलो हो रहा है एज पर इंड एस 27, तो क्या होगा। जब हम लोग एफ बी टी पी एल फॉलो कर रहे हैं तो क्या होगा, जब हम लोग एफ बी टी ओ सी आई फॉलो कर रहे हैं तो क्या होगा। आप समझो, यहाँ पर जो इनकम आपको दिखाना है ना, पीएनएल में जो नॉर्मल इनकम दिखाना आपको यहाँ पर, ये इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, या फिर ऐसे लिखो ना, चेंज इन फेयर वैल्यू, चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। और आप देखो, अगर कॉस्ट के थ्रू अगर आप जाते हो तो पीएल में बस एक ही इनकम जाने वाला है ना, ये 80,000, और तो कुछ नहीं जाएगा, बस यही जाएगा ना। आप अगर कॉस्ट के थ्रू जाते हो तो बस यही जाएगा, 80,000 रुपये। पर अगर आप एफबीटी पीएल अगर आप फॉलो करते हो तो ऐसे केस में 10,80,000 जाएगा, और 10 हटेगा मतलब नेट कितना, 10,70,000। और अगर आप एफबीटी ओसीआई जाते हो तो फिर यहाँ पर कितना जाएगा, 80, इतने जाएगा पीएल में। क्लियर है ना। और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अगर आप दिखाओगे ओसीआई में तो फिर यही चीज, चेंज इन पेएबल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना कितना जाने वाला है, ओसीआई का अंडर कितना जाने वाला है, बताओ आप मुझे। तो कॉस्ट वाले में तो कुछ भी नहीं जाएगा यहाँ पर। एफबीटी पीएल फॉलो करेंगे तो भी कुछ भी नहीं जाएगा यहाँ पर। और अगर एफबीटी ओसीआई हम लोग अगर फॉलो कर रहे हैं, अगर हम लोग एफबीटी ओसीआई फॉलो अगर कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर ओसीआई में बाकी कितना जाने वाला है, 10 लाख यहाँ पर, और हटेगा 10,000, 9,90,000। यहाँ तक पहले आप कॉपी कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। रुको, मैं एक बार वहाँ पे ऊपर से दिखा दूँ, किसी छूटा अगर है तो आप यहाँ तक पहले कॉपी कर लो। रुको मैं हटता हूँ, ये लो, फटाफट यहाँ तक कॉपी कर लो। ठीक है, नहीं हो रहा पॉज करके लिख लेना, ठीक है, अगर छूटा है तो। ठीक है, चलो अब बैलेंस शीट भी दिखा देते हैं। अगर आप कॉस्ट फॉलो कर रहे हैं
तो क्या होगा बैलेंस शीट में, एफबीटी पीएल फॉलो करे तो क्या होगा, एफबीटी ओसीआई फॉलो करे तो क्या होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन एंटिटी, चारों का नाम यहाँ दे दो, लिखो फटाफट लिखो, ए बी सी और डी, लिख लो पहले, आप लिख लो। तो अगर आप कॉस्ट फॉलो कर रहे हो है ना, तो भी ये जो पहला बड़ा था ये तो 6,80,000 हो ही जाएगा, ये तो सब में वही रहेगा। बट जो एंटिटी बी में जो अमाउंट इन्वेस्टेड था, आपने कॉस्ट वाले केस में तो उसको चेंज किया ही नहीं, है ना, वो 2, 70, 15 इन तीनों में तो वही रहेगा, सिंस कॉस्ट अगर आप फॉलो करते हो चेंज यहाँ पे कर नहीं सकते हो। तो 2, 70 और 15, अब बट यहाँ पे चेंज होगा, 1,90,000 होगा, यहाँ पर ये 78 लाख होगा और ये 17 लाख होगा, तो वैल्यू तो सेम यहाँ पर भी होगा वही, है ना। अगर आप एफबीटी उसे भी फॉलो करते हो तो बैलेंस शीट में फिगर्स तो यहाँ पर चेंज होगा, बट इनकम कहीं और गया होगा बस, पीएल में नहीं ओसीआई में गया होगा। क्लियर है क्या ये चीज़। तो 6,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 70 प्लस 15, 93.8 लाख, और यहाँ पर 6,80,000 प्लस 1,90,000, 78 लाख, 17 लाख, 1,03,70,000। डन क्या, चलेगा। तो इतना हम लोगों को यहाँ पर दिखाना है, कर लो कॉपी इसको भी, कर लो इसको कॉपी कर लो फटाफट। चलो, और पहले पढ़वाता हूँ आपको इसको मैं, फिर लॉजिक जो समझाना है मुझे वो मैं समझाऊंगा आपको। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो जो रिप्रेजेंट करता है माइनर इंटरेस्ट, मतलब तो यहाँ पर कैसे क्या होगा, है ना, ये क्या लिखा हुआ है इसको आप फिलहाल इग्नोर करो। ये इंडेक्स 109 ही डील करने वाला अभी भी, आइदर एफबीटी पीएल या फिर एफबीटी ओसीआई, पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर हम लोग एडजस्ट भी करेंगे इसको थ्रू पीएल और थ्रू ओसीआई। अगर देखो आप यहाँ पर सब्सिडरी एसोसिएट जेबी में अगर इन्वेस्ट करते हो तो इसके लिए आपको इंडेक्स 27 के पास जाना पड़ेगा, और इंडेक्स 27 के पास जैसे ही आप जाते हो तो वो आपको दो चॉइस देता है। इंडेक्स 27 गिव्स चॉइस टू अकाउंट फॉर दीज इन्वेस्टमेंट्स अंडर कॉस्ट मेथड, जो आप यहीं पे रह जाओ इंडेक्स 27 में, या फिर आप फॉलो कर लो 109, बट याद रखना इरेवोकेबल है, आप वापस नहीं आ सकते इससे। देखो इलेक्ट करना अगर आपको कॉस्ट मेथड, तो आप इसमें एंट्री करो और फिर ये इन्वेस्टमेंट कभी भी रिवैल्यू नहीं होगा, रीमेजर कभी ये नहीं होने वाला। और अगर आप 109 के पास जाते हो तो फिर ये रिमेजर होगा थ्रू पीएल या थ्रू ओसीआई, जो भी आपको सेलेक्ट करना है, बट ध्यान रहे ये जो ऑप्शन है ये इरिवोकेबल है। बट अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ही था तो फिर ये ऑप्शन दिया ही क्यों जा रहा था, क्योंकि आपको नहीं लग रहा सर अगर ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है तो इसको रीमेजर नहीं करना चाहिए, हम लोगों को 109 को अलाउड ही नहीं करना चाहिए सिर्फ अकाउंटिंग करने के लिए। हाँ बात सही है आपका, ठीक है, बट समझो क्या होता है बहुत बार, आप लोग ना मान लो किसी के यहाँ पर 30% इन्वेस्टमेंट तो कर दिए, बट हमारा कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट नहीं था, पता, हमारे पास मान लो टेम्प्रोरी फंड हमारे पास पड़ा हुआ है जिसको हम लोग बहुत जल्द हम लोग सेल करके हटा देंगे। टेम्प्रोरी फंड हमारे पास पड़ा हुआ था जिससे हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा और फिर सेल भी कर देंगे उसको बहुत जल्द हम लोग, चाहे वो सब्सिडरी में पैसा हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, चाहे किसी तरह मुझे भी मान लो हम लोग आए, या फिर हम लोग समझ लो हम लोग यहाँ पर पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपका एसोसिएट का है। बट ये हम लोग स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट नहीं किया, हम लोग बहुत दिन आगे तक नहीं ले जाने वाले इसको, हम लोग जो है इसको बेच के हटाएंगे बहुत जल्द, टेम्प्रोरी इन्वेस्टमेंट समझ लो अगर ये है, तो ऐसे केस में तो फिर हम लोग को रीमेजर करना चाहिए, है ना। और समझो अगर ये ऑप्शन नहीं दिया जाता, अगर ऐसा बोल दे कि नहीं जब भी कभी जिंदगी में आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे आपको कॉस्ट मेथड ही फॉलो करना है, तो भाई मेरा वो इंटेंशन ही नहीं है इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करने का, मैं बेच के निकलूंगा यहाँ से फिर जैसे ही मुझे अच्छा पैसा मिल जाए। बस समझ में आ रहा है क्या, मैं इन्वेस्टमेंट कर रखा हूँ 8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, बीच में जब भी मुझे अच्छा पैसा मिला बेच के निकल जाऊंगा मैं, तो फिर काहे का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, काहे का कॉस्ट मेथड, मुझे तो हर बार रीमेजर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मेरे स्ट्रेटेजी में ये है ही नहीं कि उसको मुझे लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखना है, बेच के निकलना है। तो अगर बेच के निकलना अगर है आपको अगर इस इन्वेस्टमेंट को, तो फिर तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा फेयर वैल्यू, फिर तो आपको असर पड़ता है चेंजेस से। लेकिन अगर सिर्फ 27 के पास अगर आपको छोड़ दिया जाए तो फिर तो आप इन सबको रीवैल्यू कर ही नहीं सकते हो, आप फेयर वैल्यू आप एडजस्ट कर ही नहीं सकते हो। इसलिए क्या बोला गया कि
आप एक काम को रुक जाओ या तो इंडेक्स 27 के पास, अगर आपका स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है तो, जो नॉर्मली वही होता है 90% ऑफ द केसेस में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ये होता है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट। बट कहीं कहीं पे 109 को अलाउ किया गया कि आप वहां जा सकते हो। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे केसेस में जहां पर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है वहां पर 109 फॉलो किया जा सकता है। पर ध्यान रहे, ये जो ऑप्शन होगा ये आपका इरिवोकेबल होगा, ये सेलेक्ट करना। बट एक चीज ध्यान में रखना, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, कि सर हम जो है ना सब्सिडरी 1 के लिए हम लोग करना चाहते हैं लाइक इंडेस 109 और दूसरे लिखना चाहते हैं 27, ये नहीं होगा, ये अलाउड नहीं है ना। आप अगर सब्सिडरीज के लिए अगर आप करते हो तो सब्सिडरी में सारा सब्सिडरी फिर जो होगा वो आपका इंडेक्स आइदर 27 में आप रह जाओगे या फिर 109 में जाओगे। आप ये नहीं कर सकते हो अच्छा ये वाले सब्सिडरी ए के लिए जो है ना मैं चाहता हूँ 27 में रह जाना, और मेरा जो इंटेंशन है यहाँ पर सब्सिडरी नहीं, सर हम लोग यहाँ पर लिए तो हैं बट हम लोग चाहते हैं 27 नहीं रह हम लोग 109 सब्सिडरी बी के लिए, ये अलाउड नहीं है। हाँ आप ये कर सकते हो कि सारा सब्सिडरी के लिए आप जाओ, आप 27 के पास ही रह लो, और आप जेबी एसोसिएट या मान लो आप एसोसिएट के लिए आप चले गए 109 में, मतलब सब्सिडरी तो सब सारा सब्सिडरी सेम रहेगा, एसोसिएट तो सारा एसोसिएट सेम रहेगा, जेबी तो सारा जेबी सेम रहेगा, ये अलाउड है। बट सब्सिडरी 1 के लिए 27, सब्सिडरी 2 के लिए 109 अलाउड नहीं है, एसोसिएट 1 के लिए 27, एसोसिएट 2 के लिए 109 अलाउड नहीं है। सेम विद जॉइंट वेंचर्स भी, है ना। और देखते हैं क्या बोलते हैं। But however, election of options should be category wise. That is, subsidiary, associate, and joint venture. Entity cannot elect cost method for subsidiary 1 and Index 109 for subsidiary 2. But company can elect cost method for subsidiary and 109 for associates. ये कर सकते हैं हम लोग, है ना, ये हम लोग को अलाउड है। बट ये नहीं बोल सकते हैं कि सब्सिडरी 1 के लिए कॉस्ट, सब्सिडरी 2 के लिए 109 और वैसा वैसा और वैसा वैसा, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। सर कभी मान लो हम लोग जो है यहाँ पर चुन लिए कॉस्ट मेथड, है ना, आप बोल रहे हैं तुम लोग चुन लिए सर 27 में रह गए, बट क्या हुआ अब हमें लग रहा बेच के निकलना है। आप तो बोल रहे हो कि यहाँ पर ये इरिवोकेबल ऑप्शन है। अरे देखो अगर आपको बेच के निकलना ना, तो जैसे ही आप बोलते हो बेच के निकलना है तो फिर तो हम लोग पता है क्या बोलते हैं, फिर 105 लग जाता है। अगर कोई भी नॉन करेंट एसेट्स है जो आप हेल्ड करते हो फॉर सेल, आप रख देते हो फॉर सेल, फिर तो 105 लग जाएगा आपको नॉर्मली, है ना। तो देखो अगर आप बोलते हो सर मैंने कॉस्ट मेथड चुन लिया था बट अब वो हेल्ड पर सेल है, तो फिर 105 के पास चले जाओ, उसके हिसाब से अकाउंटिंग करो। देखो आप यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट हेल्ड पर सेल अगर होता है और अगर आप पहले कॉस्ट मेथड में थे, तो फिर आप क्या करोगे, अब वो 105 के अंडर उसका रिकॉर्डिंग होगा, और लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इस पे हम लोग उसको अकाउंटिंग करेंगे। बोलो क्लियर है क्या। और 109 के पास अगर आप पहले से थे तो भाई पहले से वहीं पे थे, वहीं पे आप थे, और अगर पहले से आप अगर वहीं पे थे तो फिर तो वो तो फेयर वैल्यू पे चेंजेस आप एडजस्ट कर ही रहे थे ना, तो फिर वहीं रहो ना आराम से, क्या दिक्कत है, आप वहीं रहो ना आराम से, क्या दिक्कत है। तो इसका मतलब अगर कभी भी आपका ये इन्वेस्टमेंट हेल्ड पर सेल अगर हो जाता है तो आप क्या करोगे, आपको चेक करना 109 के पास पहले गए थे क्या, अगर वहीं गए थे तो आज भी वहीं रहो, क्योंकि हम लोग फेयर वैल्यू तो एडजस्ट कर ही रहे थे। लेकिन अगर आप कॉस्ट मेथड में थे और अब आपको लग रहा मुझे सेल करना है, मुझे नहीं रहना इनके साथ, पहले लगा था पूरी जिंदगी भर साथ रहेंगे, 10-10 20 साल इन्वेस्टमेंट करके रहेंगे, बट संग में रह के समझ में आया भाई रहने लायक नहीं है, भाई निकलो यहाँ से, है ना, नहीं ये कंपनी बढ़िया, कितना भी कुछ कर लो ये लोग आगे नहीं बढ़ने वाला, निकलो यहाँ सब हटो। तो अगर ऐसा है तो 105 के पास जाओ, वो बोल देगा लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट ले और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। बोलो क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है क्या। चलो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ तक पूरा एक बार छोटा सा रिवीजन हम लोग करते हैं, फिर हम लोग ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। एक बार छोटा सा रिवीजन हम लोग करते हैं, फिर हम लोग ब्रेक ले लेंगे, और ब्रेक के बाद हम लोग आगे अपना कहानी बढ़ाएंगे, जिसके बाद हमें समझ में आएगा इस सीएफएस क्या होता है। अभी तक हम लोग बस ये समझे हैं कि यहाँ पर बिजनेस कॉम्बिनेशन किसको बोल रहा है, और वो भी बस हम लोग थ्योरेटिकली समझे चीज़ों को, अभी अच्छी तरह से अकाउंटिंग हम लोगों को नहीं आता हम लोगों को, और सीएफएस के बारे में कुछ भी नहीं पता हम लोग को, ठीक है। बढ़ाओ थोड़ा सा हम लोग एक बार यहाँ पर कर लेते हैं रिवीजन। तो अभी तक मेनली जो हम लोग ने पढ़ाई किया वो हुआ इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करा तो चेक कर लो पहले ये इन्वेस्टमेंट है कैसा। ये अगर माइनर इंटरेस्ट है मतलब लेस देन 20%, और ये जॉइंट वेंचर नहीं है तो उनसे बोलेंगे हम लोग ये माइनर इंटरेस्ट हो, या फिर अदर वाले केस में ये सब्सिडरी जेबी और एसोसिएट्स ये हो सकता है, ठीक है। अगर देखो माइनर इंटरेस्ट है तो इसके लिए आज भी 109 ही लगेगा, और एबीटीपीएल और एबीटीओसीआई जो भी लगाना वहाँ पर आप लगाओ, है ना। और यहाँ पर जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर उसको हम लोग फेयर वैल्यू थ्रू एडजस्ट भी करेंगे, आइदर थ्रू पीएल और थ्रू ओसीआई। लेकिन अगर सब्सिडरी जेबी एसोसिएट के अंदर अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इंड एस 27 लग जाता है।
और 27 क्या बोलता है कि देखो आपको अगर मेरे पास रहना है तो मेरे पास ही रहो, यहाँ पर कॉस्ट मेथड हम लोग यहाँ पर अलाउ कर देंगे, ये आप पे लगवा देंगे। और एक बार कॉस्ट मेथड अगर लग गया तो फिर ये जो इन्वेस्टमेंट है ये सब रीमेजर नहीं होगा, ये कॉस्ट पे ही रह जाएगा। लेकिन अगर समझो आपके पास लगता है कि नहीं सर हम लोग नहीं रहना चाहते कॉस्ट में, हम लोग 109 के पास जाना चाहते हैं, ठीक है आप चले जाओ। फिर यहाँ पर आने के बाद एपीटीपीएल और एपीटीओसीआई के अंडर आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगा, और फेयर वैल्यू को आपको एडजस्ट करते रहना पड़ेगा हर ईयर एंड पे, सब्सिक्वेंट जब भी मेजरमेंट होगा आपको यहाँ पे दिखाना है, एडजस्ट करना है वैल्यूज को। क्लियर है यहाँ तक? बट ये ध्यान रखना जो भी ये ऑप्शन होगा ये इरिवोकेबल होगा, आप वापस नहीं आ सकते। एक बार अगर आपने सेलेक्ट कर लिया कि नहीं मुझे कॉस्ट मेथड में रहना है, आपको फिर यहीं रहना पड़ेगा, आप वापस नहीं आ सकते यहाँ से। बट 109 में गए तो भी सर वापस आएगा नहीं, वहां पे नहीं आ सकते। मतलब ये जो जो इलेक्शन होगा ऑप्शन का, ये आपका वन टाइम के लिए इरिवोकेबल है। हाँ आप ये कर सकते हो सर, ठीक है सारा सब्सिडरी के लिए मैं कॉस्ट मेथड में रुक गया और एसोसिएट में 109 चला गया, ये अलाउड है। हाँ बट ये अलाउड नहीं है सब्सिडरी 1 के लिए कॉस्ट, सब्सिडरी 2 के लिए 109, ये अलाउड नहीं है। तो जिंदगी में कभी अगर ये एसेट हमारा हेल्ड पर सेल अगर हो गया तो फिर क्या करना है, तो आपको 105 फिर बताया करना। अगर देखो अगर आपका भी हेल्ड पर सेल अगर हो गया तो फिर अगर आपको चेक करना है सर हम लोग पहले से अगर 109 में थे तो फेयर वैल्यू पे एडजस्ट हो ही रहे थे, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताए? 109 में पहले भी फेयर वैल्यू था, आप जो फेयर वैल्यू रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पहले कॉस्ट में थे ना तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट होगा सर ये? अब ये वैल्यू होगा लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट में जो आज भी आपके बुक्स में जो दिख रहा है, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विच एवर लोअर, जो हम लोग बोले उस पर हम लोग अकाउंटिंग इसको करने वाले हैं। क्लियर है क्या? आप ले लो यहाँ पे छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद हम लोग यहाँ पे चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ओके चलो आ जाओ। तो हम लोगों ने अभी अपना ये पहला टॉपिक कंप्लीट किया, इंट्रोडक्शन। तो हमें अभी देखना है यहाँ पर बिजनेस कॉम्बिनेशन, जो एज पर इंड एस 103 है। आ जाओ। बिजनेस कॉम्बिनेशन इंड एस 103, समझो। अब हमें अगर किसी भी बिजनेस पे अगर कंट्रोल एक्वायर करना है, अगर हम लोग कंट्रोल यहाँ पर पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो आइदर आप उस पूरे के पूरे बिजनेस को आप एक्वायर ही कर लो, आप उस पूरे पूरे बिजनेस को आप एक्वायर कर लो, या फिर आप उसको अपना सब्सिडियरी बना लो। मतलब क्या, आप कंट्रोलिंग स्टेक ले लो इनका। क्या करो आप यहाँ पर कंट्रोलिंग स्टेक आप ले लो, मतलब मोर देन हाफ वोटिंग पावर आपके पास आ जाए। तो दो में से कोई एक अगर करेंगे हम लोग तो यहाँ पर कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा। और जो कंट्रोल चाहे तो आप एक्विजिशन के थ्रू आपको मिले, या फिर कंट्रोलिंग स्टेक लेके मिले। जब भी कभी आप कंट्रोल हासिल करोगे, कंट्रोल हासिल करते ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा इंड एस 103। पहला बात तो ये दिमाग से निकाल दो कि सिर्फ और सिर्फ ना जो बिजनेस कॉम्बिनेशन हमारा होता है, एक्विजिशंस, मर्जर, रिवर्स मर्जर, इन सब चीज पे, डी मर्जर, सिर्फ इन सब चीज पे 103 लगता है, नहीं ऐसा नहीं है। 103 जैसे ही आप कंट्रोल एक्वायर करोगे वो एप्लीकेबल हो जाएगा, चाहे वो आप बिजनेस कॉम्बिनेशन के थ्रू करो या फिर आप कंट्रोलिंग स्टेक लेकर सब्सिडरी बनाकर करो। अब तो दोनों में ना क्या डिफरेंस होता है समझना एक बार। अगर आप किसी बिजनेस को एक्वायर कर लेते हो, आप अगर किसी बिजनेस को एक्वायर कर लेते हो तो ऐसे कैसे, मान लो यहाँ पर ए लिमिटेड है और ये बी लिमिटेड है, ठीक है। अगर ए लिमिटेड क्या करता है, एक्वायर कर लेता है बी को, तो अब बी का ना सेपरेट लीगल एंटिटी अब नहीं रह जाता है, बी अब खत्म हो चुका है, ए ही सिर्फ आगे बढ़ेगा। तो बी का ना अपना कोई बुक्स फिर नहीं बनता है, क्योंकि ये कंपनी तो बंद हो गया ना, समझ लो एक तरह से कंपनी एक्वायर कर लिया किसके द्वारा, ए के द्वारा। तो यहां पर क्या होगा, 103 हम लोग अप्लाई करके ये जो बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ उसको हम लोग अकाउंटिंग यहां पर कर देंगे। बट क्या डिफरेंस होता है अगर आप किसी बिजनेस को एक्वायर नहीं कर रहे हो, बस आप कंट्रोलिंग स्टेक उसमें ले रहे हो। तो अब मान लो यहाँ पर दूसरा कंपनी, एक सी लिमिटेड और एक यहाँ पर डी लिमिटेड। सी लिमिटेड क्या करता है, यहाँ पर वो कंट्रोलिंग स्टेक लेता है डी का, तो सी को हम लोग बोलते हैं होल्डिंग कंपनी।
और जो डी होता है उसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। बट दोनों ही कंपनी एग्जिस्टेंस में है, डी भी अपना बिजनेस कर रहा है, सी भी अपना बिजनेस कर रहा है। हाँ, बट डिसीजन मेकिंग पावर अब किसका आ गया होगा, सी का आ गया हो, समझ लीजिए एक तरह से, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोलिंग स्टेक सी ने एक्वायर कर लिया है। बट पूरा पूरा बिजनेस खत्म नहीं किया है, पूरा का पूरा बिजनेस खत्म नहीं कर दिया डी का। तो डी जो है ना, डी अपना जो है वो चलाएगा, अपना बुक्स वो चलाएगा, बिजनेस वो बनाएगा, सबको बिजनेस वो चलाएगा, बुक्स बनाएगा, सबको दिखाएगा, वहां पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सी जो है यहाँ पर, ये तो अपना चलो बुक्स बनाएगा ही, ये बनाएगा एसएफएस, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेपरेट मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ इसका वाला यहाँ पर जो भी बैलेंस शीट होगा, स्टेटमेंट ऑफ आपका पीएनएल होगा, ये सब कुछ यहाँ पर लिखिएगा। बट ये क्या करेगा सी, हर ईयर एंड पे मान लो जो रिपोर्टिंग डेट है इनका, ठीक है, मान लो रिपोर्टिंग डेट इनका अगर 31/3/26 है मान लो, ठीक है, तो 31/3/26 को अपार्ट फ्रॉम दिस एसएफएस ये एक और स्टेटमेंट बनाएगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बनाएगा बताओ, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका मतलब ये जो ये जो होल्डिंग कंपनी है, इसका सेपरेट बुक भी अपना चलेगा, इसका अपना सेपरेट बुक भी चलेगा, साथ ही साथ ये रिपोर्टिंग डेट पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाएगा। और जब जब ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा रिपोर्टिंग डेट पे ना, तो उस रिपोर्टिंग डेट पे इसको इंड एस 110 अप्लाई करना पड़ेगा। एक चीज समझ लेना, इसका मतलब जब भी कंट्रोल एक्वायर होगा आइदर थ्रू एक्विजिशन, मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन के थ्रू हो रहा है चाहे तो भी, या फिर मान लो कंट्रोलिंग स्टेक लेके हो रहा है तो भी 103 तो अप्लाई होगा ही होगा, एक बार वो अप्लाई होगा जिस दिन आप कंट्रोल एक्वायर कर रहे हो उस दिन। लेकिन जैसे ही आप कंट्रोल एक्वायर कर लिया और आपने कंट्रोलिंग स्टेक लिया था, तो ऐसे केस में सी लिमिटेड को, जो यहाँ पर होल्डिंग कंपनी, उसको दो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, एक तो एसएफएस जो उसका अपना बुक्स होगा, दूसरा जो है उसको बनाना पड़ता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो एज पर इंड एस 110 इसको बनाना पड़ेगा, और वो हर बार बनेगा, हर साल वो बनेगा। लो क्लियर है चीज। बड़ा क्वेश्चन उठता सर ये सीएफएस बनाएगा ही क्यों, क्यों बनाए सीएफएस फिर ये, क्योंकि समझो आप अगर किसी कंपनी में इतना इतना अमाउंट अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा है किसका ये सब, ये सब जो पैसा, जो सी लिमिटेड के पास जो पैसा था, पैसा किसका, शेयर होल्डर्स का भाई। उनको जानने का हक नहीं है क्या, ये जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिस कंपनी, उस कंपनी का हालात क्या है अभी, वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो बोलता है क्या, एक काम करो आप अपने स्टेटमेंट के साथ उनका स्टेटमेंट मिलाकर आप दिखाओ। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उनका स्टेटमेंट खत्म करवा दो पूरा, उनका पूरा सच में आप एसेट लायबिलिटी सब उठा के ले चलाओ, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बस बुक्स में मिला के बताओ ना कितना क्या हो रहा है। और डिटेल में और भी समझेंगे जब हम लोग चैप्टर्स होता आगे हमारा हमारा पढ़ने का, अभी चैप्टर बढ़ेगा आगे तो हम लोग बहुत डिटेल समझेंगे। तो दोनों में डिफरेंस बस समझ लो पहले आप कि क्या होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन जो एक्विजिशन वगैरह होता है उसमें, और क्या होता है जब हम लोग कंट्रोलिंग स्टेक सिर्फ एक्वायर करते हैं, दोनों में अंतर क्या है। जब आप एक्विजिशन करते हो ना, तो दूसरा जो कंपनी वो खत्म हुआ है, तो उसका कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं, उसका कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बन रहा, ये कंपनी खत्म हो चुका है वो अब। लेकिन जब सब्सिडरी बना रहे हो उसको आप, कंट्रोलिंग स्टेक सिर्फ अगर आप ले रहे हो, तो होल्डिंग कंपनी भी जिंदा है और सब्सिडरी भी जिंदा है, दोनों अपना बिजनेस कर रहा है। बट यहाँ पर क्या बात रहेगा समझ लो कि ये भैया डिसीजन मेकिंग पावर तो अब सी के पास है, होल्डिंग कंपनी बन चुका है वो। तो सी लिमिट जो है वो अपना एसएफएस तो बनाएगा ही, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वो बनाएगा ही, अपार्ट फ्रॉम दैट उसको इंडेक्स 110 फॉलो करके हर रिपोर्टिंग डेट पे उसको मान लो यहाँ पर सीएफएस भी यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो मैंने जब कंट्रोल एक्वायर करेगा तो 103 चाहे कोई भी केस हो, और फिर अगर सब्सिडरी बन रहा है तो आपको फिर 110 भी अप्लाई करना पड़ेगा आगे चल के हर रिपोर्टिंग डेट पे। हाँ बट कंसोलिडेटेड और भी बनता है ना, सिर्फ सब्सिडरी कैसे नहीं बनता, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। बट अभी बस इतना हमारे समझने के लिए यहाँ पर ये काफी है अभी। तो सॉरी, तो अब आप समझो यहाँ पर 103 जब लगेगा तो क्या होगा, जब हम लोग बोलते हैं कि 103 अप्लाई होगा तो क्या होगा। इंड एस 103 जब अप्लाई होगा तो क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताएगा, अभी जब कंट्रोल मिलेगा तो बताएगा ये एक्विजिशन मेथड। क्या बताएगा बताओ, ये एक्विजिशन मेथड, इसको हम लोग परचेस मेथड के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, एक्विजिशन मेथड और परचेस मेथड। ये आपको 4 स्टेप बताएगा, जिन स्टेप्स में आपको यहाँ पर एक्विजिशन मेथड को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर कि एक्वायरर है कौन, यहाँ पर आइडेंटिफाई द एक्वायरर।
देखो यहाँ पर नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो बंदा ए जो यहाँ पर परचेज कर ले रहा है बी के बिजनेस को, तो ए होगा एक्वायरर और बी क्या होगा, बी होगा एक्वायरी। एक्वायरी में जिसका बिजनेस बंद हो रहा है, जिसका बिजनेस बंद हो रहा है वो होगा एक्वायरी यहाँ पर, है ना। क्लियर है चीज। तो ये हो गया एक्वायरर ए इस केस में, और बी हो गया एक्वायरी। तो एक्वायरर एक्चुअल में है कौन, सब साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है सर, ए एक्वायर कर रहा है, बी एक्वायर हो रहा है, तो एक्वायरर तो यही है। हाँ अभी आपको यही दिखेगा, बट आगे चले कहीं कहीं पे ऐसा केस आ सकता है कि आपको दिख तो रहा है देख के प्राइमा फेसी की ए जो है वो एक्वायर कर रहा है, बट एक्चुअल में पता बी एक्वायर कर रहा होगा उसको, समझेंगे ये केस ही बाद में आएगा। अभी आप बस आप समझो कि जो पेमेंट कर रहा हूँ मैं, जो यहाँ पर एक्वायर कर रहा हूँ वही एक्वायरर है, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है एक्वायरर, फिर आपको देखना है यहाँ पर डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है। थर्ड आपको यहाँ पर देखना है कि रिकॉग्नाइज करना है आपको आइडेंटिफाइबल नेट एसेट, ये क्या होता है सर, समझेंगे सब कुछ। और लास्ट में आपको रिकॉग्नाइज करना है गुडविल और जीबीपी, गेन ऑन बार्गेन परचेस। ये चार स्टेप में जो है एक्विजिशन मेथड आपको यहाँ पर बताएगा कि कैसे जब भी कंट्रोल हम लोग एक्वायर करेंगे तो कैसे हमें काम करना है, जिसमें से इसका डिस्कशन हमें अभी करना नहीं है। डेट ऑफ एक्विजिशन आपको हमेशा सम में अभी दिया ही रहेगा, बट इसके लिए थ्योरी का डिस्कशन होना बाकी रहेगा, लास्ट में करेंगे उसको हम लोग। और रिकॉग्नाइज करना आइडेंटिफाइबल नेट एसेट और रिकॉग्नाइज करना हम लोग गुडविल और जीपी, इसके बारे में चर्चा अभी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, इस पर हम लोग सम्स भी देखेंगे। ये दोनों हमारे लिए अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आप समझो, जब भी हम लोग किसी भी कंपनी में अदर कंट्रोलिंग स्टेक ले या फिर बिजनेस को एक्वायर करें किसी भी कंपनी का, तो मान लो चलो यहाँ पर एक कंपनी है ए और बी, तो ए अगर परचेज कर रहा है, मान लो कंट्रोलिंग स्टेक ही ले रहा है यहाँ पर, अगर परचेज कर रहा है यहाँ पर, तो उसको कुछ तो देना पड़ेगा, क्या फ्री में आपको कंट्रोल मिल जाएगा। मतलब समझो एक जो है वो कंट्रोल लेना चाहता है बी का, ए लिमिट जो है मान लो बी लिमिट का कंट्रोल लेना चाहता है, कैसे होगा ये चीज, फ्री में। तो अगर फ्री में करो तो फिर मेरे को दे दो सारा कंपनी कंट्रोल, फिर तो भाई ऐसा तो होगा नहीं ना। तो आपको कुछ कंसिडरेशन तो देना पड़ेगा ना। बच्चन ने पढ़ा तो याद है कंसिडरेशन का मतलब, समथिंग इन रिटर्न, सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ा ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, कि जो आप कंट्रोल जो आप खरीद रहे हो यहाँ पर, कंट्रोल के लिए आप क्या कंसिडरेशन आप दे रहे हो। तो मान लो मैं जो है कंपनी को परचेज करने के लिए मैंने 15,000 करोड़ रुपया मैंने पे किया, मैंने 15,000 करोड़ रुपया मैंने पे किया। अब समझो आप एक कंपनी को जब परचेज करते हो क्या मिलता है आपको, कंपनी को परचेज करके आपको क्या मिलेगा। तो सर कंपनी को परचेज जब करेंगे हम लोग, उनका एसेट्स हमें मिलेगा, बट साथ में लाइबिलिटी भी हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारा जो उनका इंटेंजिबल्स होगा, जो इंटेंजिबल्स होगा जो हम लोग लिख नहीं पाए होंगे, है ना, मतलब जो बी लिमिटेड जो लिख नहीं पाया होगा, क्यों, क्योंकि इंड एस 38 आपको याद है क्या, इंड एस 38 उनका क्राइटेरिया मेट नहीं किया होगा, तो वो लिख नहीं पाया होगा। हाँ बट एसेट्स टेंजिबल और इंटेंजिबल जो बुक्स में लिखा वो तो हम लोग एक्वायर खरीदे, मतलब हम लोग जब किसी के बिजनेस को परचेस कर लेंगे वो तो हमारा हो ही जाएगा, लाइबिलिटी भी हमारा हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं जो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी जो होता है ना, उसको बोलते हैं नेट एसेट। क्या बोलते हैं बताया इसको हम लोग, नेट एसेट। अब ये नेट एसेट जो है, नेट एसेट जो है यहाँ पर लेट लेट 13,500 करोड़ है, बट ये जो नेट एसेट है ना, ये आइडेंटिफाइबल नेट एसेट है। अब तो जब जब मैं ये सब बात बोल रहा हूँ आइडेंटिफाइबल, अब तुरंत आपको इंडेक्स 38 आपको यहाँ पर याद आना चाहिए ना। आइडेंटिफाइबल मतलब सेपरेबल है, इनका अपना कोई वजूद है, तो इसको लोग बोलते हैं आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। तो 13,500 करोड़ तो हम लोग को बस मिल रहा है एसेट यहाँ पर नेट, और कितना पे करा हम लोगों ने यहाँ पर, 15,000 करोड़ रुपए हम लोग इन लोगों को पे कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है क्या बाकी 1,500 करोड़ जो हम लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो आइडेंटिफाइबल है ही नहीं, वो तो, और आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, मतलब बहुत सारा छोटा छोटा एसेट्स होगा, उनका नाम हो सकता है जो हम लोग रेपुटेशन बनाए इतना दिन, ब्रांड का इमेज हो सकता है अपना, स्टिल स्किल्ड स्टाफ हो सकता है, ऐसा बहुत सारा चीज हो सकता है जो ना रिकॉग्नाइज ही नहीं हो पाया होगा ड्यू टू इंडिया 38। बट कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं, हम लोग अपने पास लिख लेंगे। लेकिन हम लोग अपने पास जब लिखने जाएंगे ना, हम लोग जो अपने पास लिखने जाएंगे तो उसमें पता क्या दिक्कत आएगा, इंडिया 38 हमारा भी तो अलाउ नहीं करेगा ये सब चीज़। मान लो स्किल्ड स्टाफ लिखना अलाउ करेगा क्या, नहीं सर नहीं करेगा अलाउ, क्योंकि वो इंडेक्स 38 क्राइटेरिया मेट ही नहीं करता।
देखो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि जो ये कंपनी है, जो ये एक्वायरी जो कंपनी था ना, ये अपने बुक्स में कोई ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे कि उनका उस समय जो है क्राइटेरिया मेट नहीं हो रहा था, और आज जब हम एक्वायर कर रहे हैं उस समय क्राइटेरिया मेट हो रहा है, हम लोग लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब देखो वो एक्वायरी के बुक में वो एसेट रिकॉर्ड किया हुआ था कि नहीं किया हुआ था, इससे फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। आप अभी देखो, जब आप इनको एक्वायर कर रहे हो, क्या उस दिन आप अगर लिखना चाहते हो अपने बुक्स में इसको एसेट, तो क्या रिलेटेड इन डेस आपको अलाउ कर रहा है? जैसे मान लो इनके एसेट में कोई पीपीई है, कोई पीपीई प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट है, जो इन्होंने लिख के रखा था एज पर इंडिया 16, इनके लिए वो अलाउ हो रहा था, वो लिख के रखे थे। बट हमें आज लग रहा है कि इससे फ्यूचर में बेनिफिट हम लोग को नहीं मिलने वाला है, तो हम नहीं ले सकते इसको हम लोग अब। वो कंपनी ले रहा था बेनिफिट इस चीज से, हमें लग रहा नहीं मिलेगा, तो मतलब क्राइटेरिया मेट अपना नहीं होगा। It is not probable that future benefit will flow to the entity related to the respected पीपी। तो रेस्पेक्टिव पीपी से अगर हम लोगों को नहीं मिलने वाला है यहाँ पर, तो भाई क्यों हम लोग फिर रिकॉर्ड करेंगे? नहीं कर सकते हम लोग ना। तो इनके बुक में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आज के टाइम में। पहले क्या चेक करना पड़ेगा जब आप लोगे तो इनका, जब आप इनका यहाँ पर कंट्रोल ले रहे हो, आपको क्या चेक करना चाहिए फिर उस दिन बताओ? आपको चेक करना चाहिए क्या इनका जो एसेट्स हम लोग यहाँ पर ला कर रखने वाले हैं, क्या हम लोग अपना बुक्स में लिख सकते हैं? क्या हमारा बुक्स, हमारा इंडेस अलाउड हम लोग करता है, अलाउ हम लोग करता है? अगर अलाउ करता है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे हम लोग। और जो नहीं लिख पाए, वो आइडेंटिफाइबल अकाउंट नहीं होगा, तो फिर कहाँ जाएगा? सब कुछ जाएगा गुडविल में, हमारा एक्स्ट्रा जो पार्ट दिया गुडविल में जाएगा। सर कभी कम अगर देना पड़ा तो? सर कम मतलब समझा नहीं। सर कम मतलब ऐसा मान लो, अगर आप ऐसा हुआ कि 15,000 करोड़ तो हम लोग पे किए, बट ना 16,000 करोड़ का आइडेंटिफाइबल सेट हम लोग को मिल गया, नेट एसेट। हाँ तो 1,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिल गया ना। हाँ सर एक्स्ट्रा तो मिल गया, तो ये जाएगा गेन ऑन बार्गेन परचेस में, जीबीपी। गेन ऑन बार्गेन परचेस में जाएगा ये जीबीपी। बोलो क्लियर है क्या? तो 4 स्टेप में हमें काम करने बोलता है ये, ठीक है? 4 स्टेप में हम लोग काम करने बोलता है। पहले तो एक्वायरर को आप आइडेंटिफाई कर लो, और डेट ऑफ एक्विजिशन, जो अभी हमारे काम का है नहीं, आप मानो सब जगह ही दिए रहेगा, ठीक है ना? हमें क्या चेक करना है? रिकॉग्नाइज करना अपने अपने बुक्स में आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। इसका मतलब ही क्या होता है? जब आप किसी के बिजनेस को एक्वायर करो, या फिर मान लो कंट्रोलिंग स्टेक अगर आप लोगे, ठीक है ना, तो आपको ये चेक करना है ना कि आप अपने बुक्स में अगर आपको रिकॉर्ड करना है, तो क्या रिकॉर्ड आप कर सकते हो? आपका रेस्पेक्टिव जो इंडेक्स है वो अलाउ करता है कि नहीं करता है? अगर आपको अलाउ करता है तो आप लिखो, नहीं अलाउ करता आप नहीं लिख सकते हो। इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अगला पार्टी जो जो यहाँ पर बी है, बी लिमिटेड, वो अपने बुक्स में लिख के रखा था कि नहीं रखा था, हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा इंडेक्स अलाउ कर लिखेंगे, नहीं किया तो हम लोग नहीं लिखेंगे। ऐसा हम लोग जब इंडेक्स सर्टिफिकेट कर भी रहे थे, याद होगा आपको कि हम लोग ना उस समय कुछ एक जगह पे आया भी था कि वो अपने बुक्स में कुछ एक इंटेंजिबल एसेट नहीं लिखा है, जब हम लोग एक्वायर किए वहां पर तो हम लोग लिख रहे थे। ये तरह के सब चीज तो यहाँ पर भी काम आएगा, सेम प्रोविजन। और मैंने बोल भी रखा था वहां पर कि ये इंडेक्स 103 में फिर से आने वाला आपका ये चीज, ये तरह है ना? तो अब अगर ये सब आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये सब नॉन आइडेंटिफाइबल है, अनआइडेंटिफाइबल है ये सब चीज। तो जो आइडेंटिफाई हो रहा है बढ़िया, नहीं हो रहा वो जाएगा गुडविल में, और कम पैसा पे करना पड़ा तो कहाँ चल जाएगा? ये जीबीपी में। तो मतलब अब देखो यहाँ पर जो है ना, आपको लगभग हर क्वेश्चन में आइडेंटिफाइबल नेट एसेट तो आपको दिया ही रहेगा। आपको जो निकालना, वो पता क्या निकालना आपको? पीसी, परचेस कंसिडरेशन, इसको प्यार से बोलेंगे हम लोग का पीसी। आपको परचेस कंसिडरेशन यहाँ पे निकालना सीखना पड़ेगा। बाकी चीज अब एसेट वगैरह आपको सब में बताया रहेगा कितना नेट एसेट यहाँ पर है। तो अब सीखते हम लोग यहाँ पर पीसी निकलता है कैसे, परचेस कंसिडरेशन निकलता है कैसे। तो जब आप किसी के बिजनेस को परचेस करते हो, ठीक है, जब किसी के बिजनेस को आप परचेस कर रहे हो, मतलब या फिर कंट्रोल आप नॉर्मली ले रहे हो कंट्रोलिंग स्टेक के थ्रू, तो आपको कंसिडरेशन तो पे करना पड़ेगा। पीसी बोलते हो उसको हम लोग, परचेस कंसिडरेशन। तो आप क्या क्या देते हो? आप क्या क्या देते हो? देखो आपको, आप देते हो पता है, कैश देते हो, कैश। वो बड़ा पैसा देते हो। मान लो दे दिया आपने 800 करोड़ रुपया, 600 करोड़ रुपया आपने कैश दिया। और कुछ एक कैश जो है हम लोग इमीडिएटली हम लोग दे रहे हैं, मतलब हम लोग अभी वो पैसा हम लोग दे रहे हैं, है ना? आपको ये नहीं कि 1 साल 2 साल बाद देंगे, ये पैसा हम लोग आपको अभी दे रहे हैं। बट कुछ एक पैसा जो होता है आपको 2 साल बाद देंगे, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं। मतलब हम लोग बोल रहे हैं क्या कि यहाँ पर आपको कैश तो देंगे, बट इसको ना हम लोग आपको देंगे, पता है कब? ये देंगे हम लोग आफ्टर 2 ईयर्स। आफ्टर 2 ईयर्स। तो मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1200 करोड़ मान लो, ठीक है? 1200 करोड़ नहीं, चलो 1100 करोड़, ठीक है? 1100 करोड़ मैं आपको जो है यहाँ पर मैं दूंगा 1 साल बाद। 1 साल बाद मैं आपको दूंगा 1100 करोड़। मैं तो पीसी आज निकाल रहा हूँ,
तो मुझे देखना पड़ेगा आज का वैल्यू क्या है इसका। आप समझो ध्यान से, मैं अगर बोल रहा हूँ आपको देखो आज का, आज मैं कैसे हूं तो वो तो ठीक है मेरे लिए, चलो ठीक है। लेकिन 1100 करोड़ रुपए देना अगर 1 साल बाद अगर है यहाँ पर, तो चेक करना पड़ेगा आज का वैल्यू कितना, मुझे पीसी आज निकालना है। अगर ऐसा बोलोगे 1 साल बाद, तो फिर 1 साल बाद तो नेट एसेट भी चेंज हो जाएगा ना, प्रॉफिट लॉस कुछ तो हमारा होगा इतना दिन में, है ना। तो हम लोग चाहते हैं यहाँ पर आप बताओ कि इसका आज के दिन में वैल्यू क्या है, तो हम लोग बोलते हैं काम करो इसका आप प्रेजेंट वैल्यू निकालो। क्या निकालो बताओ आप, प्रेजेंट वैल्यू। आपको सम में रेट बताया रहेगा, मान लो इसका रेट है 10%, तो आप क्या करोगे, ऐसे करोगे ना आप, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1000। तो 1000 करोड़ हम लोग आज के दिन में काउंट करेंगे। हो सकता है कुछ हम लोग शेयर्स इशू करें आपको, हो सकता है कुछ एक कंटिजेंट कंसिडरेशन हो। कंटिजेंट कंसिडरेशन मतलब चलो मैं आपके बिजनेस को एक्वायर कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर 2 साल बाद अगर इसका प्रॉफिट 20% से 30% ऐसे इंक्रीज कर गया ना, मैं आपको और 8 लाख रुपया मैं आपको दे दूंगा, मान लो मैं आपको और 8 लाख रुपया दे दूंगा। 8 लाख कुछ कम हो गया यार, रुको, मैं आपको और 80 करोड़ रुपया दे दूंगा, लो चलो। जैसा लग रहा है यहाँ पर 1100 आ जाए कोड़े से कुछ कुछ, 80 8 लाख कम हो जाता। आपको कंटिजेंट कंसिडरेशन है फिर तो ये, क्योंकि ये तो डिपेंडेंट है किसी चीज पे, है ना, एग्जैक्ट तो बोल नहीं सकते मिलेगा अभी। बट आज मुझे लग रहा है इस कंटिजेंट कंसिडरेशन का जो फेयर वैल्यू है, ये फेयर वैल्यू आज के दिन में 38 करोड़ है। ये फेयर वैल्यू आज के दिन में 38 करोड़, ठीक है, तो हम लोग 38 करोड़ लिख सकते हैं इसका मतलब हम लोग। सर ये तो बड़ा दुविधा फिर है, फिर हम लोग निकाले कैसे हम लोग, हाँ वो निकालना आपका अभी काम नहीं, आपको सब में बताया रहेगा कितना फेयर वैल्यू इसका दिया हुआ है, आप बस यूज कर दो। तो इसका मतलब हम लोग इमीडिएटली कुछ हम लोग पैसा दे सकते हैं कि कैश ले लो आप इतना, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, ठीक है ना, अच्छा 2 ईयर नहीं है, 1 ईयर था ना, हमारे सब के हिसाब से 1 ईयर था ये। आफ्टर 1 ईयर आपको हम लोग 1100 करोड़ मान लो हम लोग देंगे, है ना, तो उसका आज के दिन में प्रेजेंट वैल्यू निकालो आप। आपको कुछ शेयर दे सकते हैं हम लोग, शेयर से क्या देना पड़ेगा हम लोग को, फेस वैल्यू की फेयर वैल्यू, सर हम लोग देंगे फेयर वैल्यू। अब देखना इन डेज का ना बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है वो फेयर वैल्यू के इर्द गिर्द घूमता है। फेयर वैल्यू मतलब क्या, अगर आज के आज सेटलमेंट करना है कितना क्या वैल्यू का, वो बताओ आप। आपको फेयर वैल्यू यहाँ पे लेना पड़ेगा शेयर्स का। अब ध्यान रहे, पता है शेयर्स का फेयर वैल्यू हो सकता है आपको 3 4 डेट का दिया रहेगा अलग अलग, हमको कौन सा लेना पता है, हम लोग लेना है जिस दिन डेट ऑफ एक्विजिशन बताया रहेगा उस दिन का, जो डेट ऑफ एक्विजिशन रहेगा आपको उस दिन का फेयर वैल्यू आपको कंसीडर करना है। कंटिजेंट कंसिडरेशन यहाँ पर कैसे होगा, तो चलो हम लोग 2 3 साल बाद इतना प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो मैं आपको इतना दूंगा, बट वो एग्जैक्ट कैसे पता चल पाएगा अभी, तो इसका फेयर वैल्यू पता होना चाहिए, फेयर वैल्यू सब में हम लोग को दिया रहेगा। तो एक काम करते हो हम लोग, एक काम करते हैं, कुछ एक सम्स है हमारे पास पीसी पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, AB Limited acquired business of Z Limited on 15 September of 2022. AB Limited agreed to फॉलोइंग पेमेंट। तो देखो आपको ये समझ में आ रहा है अभी फिलहाल एक्वायर कौन किया है, एबी लिमिटेड, मतलब एबी लिमिटेड हो गया यहाँ पर एक्वायरर। और डेट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर क्या होने वाला है, तो वो है 15/9/22, इसका मतलब यहाँ पर ये हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन है, ठीक। पेमेंट इन कैश जो होगा वो अभी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब अभी का भी हम लोग देने वाले हैं यहाँ पर 2.5 लाख रुपया। फिर हम लोग कैश में पेमेंट करने वाले हैं 7 लाख, बट वो आफ्टर 3 ईयर्स है, इमीडिएट पेमेंट वो नहीं है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर देखो आप, 7 लाख आपको यहाँ पर इंटू करना पड़ेगा डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट जो भी यहाँ पर दिया रहेगा परसेंटेज फॉर 3rd ईयर, है ना। तो आपको देखो रेट दिया रहेगा सब में, 10% रेट दिया हुआ है ना, तो निकालो कितना रहा 10% के हिसाब से, 1.1 डिवाइड बाई इक्वल टू 1, ये आ रहा 0.751, कितना आ रहा है ये, 7 लाख इंटू 0.751, 5,25,700, ठीक है। फिर बोल रहा है ए लिमिटेड विल पे, ए मतलब यहाँ पर ए बी का बात कर रहा है, ठीक है। AB Limited will pay rupees 4 lakh after 2 years. A profit of business will be 150% in comparison to the current period। मतलब अभी जो है अगर उससे 150% से इंक्रीज अगर हो, मतलब 150% उसका अगर हो जाता है, मतलब 50% से बढ़ जाता है, बोलने का मतलब ये है। तो ये लोग 4 लाख रुपया देगा। तो अब ऐसे केस में तो हम लोग को देखना पड़ेगा फेयर वैल्यू क्या है ना। तो फेयर वैल्यू सच कंसिडरेशन जो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन है वो कितना है, यहाँ पर 1.5 लाख रुपया है। फिर बोलता है इशू करना अपने को 3 शेयर्स ऑफ एबी लिमिटेड, मतलब एबी जो है एक्वायरर जो है वो अपना 3 शेयर इशू करेगा फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड इन जेड लिमिटेड। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ जेड लिमिटेड इज 1,50,000। समझो अगर 1,50,000 शेयर्स अगर जेड के पास है, तो फॉर एवरी 5 शेयर्स एबी इज इशूइंग इट्स 3 शेयर्स। इसका मतलब
90,000 शेयर्स विल बी इशूड, है ना। अब ये 90,000 शेयर जो इशू होगा, इसका फेयर वैल्यू हम लोग कौन सा लेंगे दोस्तों? हम लोग को देखो, हम लोग को लेना है पहला बात तो कौन से कंपनी का फेयर वैल्यू। तो जो कंपनी शेयर इशू कर रहा है, देखिए समझो मैं अगर आपको बोलता हूँ क्या कि आप मुझे अपना कोई भी प्रॉपर्टी आप मुझे दो, और मैं आपको इसके बदले 1,000 शेयर्स देने वाला हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज का, है ना। मैं आपको RIL का 1,000 शेयर्स दूंगा, तो ऑब्वियस सा बात है ना, आप तो ये चेक करोगे जो शेयर्स आपको मिल रहा है उसका वैल्यू कितना है, ये चेक करोगे ना आप। तो यहाँ पर शेयर्स किसका इशू हो रहा है? एबी का। एबी का शेयर देखना, अब किस दिन देखना हम लोग को? देखना है 15/9/22 का, क्योंकि देखो अब शेयर्स किस दिन इशू हुआ है? 26/9/22, में उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमें लेना किस दिन का होता है? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वाला। तो यहाँ पर देखो 15/9/22 का ये हो रहा है 14 रुपया करके वैल्यू था, तो 90,000 इंटू 14 अगर आप करते हो यहाँ पर, ये कितना आएगा? ये 90,000 इंटू 14, 12,60,000 रुपया। ये इतना रुपया हम लोग को यहाँ पर, समझ लो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर हम लोग यहाँ पर इनको दे रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर एक तो डाउट तो आता ही है कि सर ठीक है, आप बोले, हम लोग मान लिए कि जो शेयर्स इशू होगा ना ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन का फेयर वैल्यू देखना हम लोग को, बट ऐसा क्यों? क्योंकि इशू तो हो रहा है एक्चुअल में 26/9 को, ठीक है चलो मैं लॉजिक इसका बताऊंगा अभी, पहले इसे हम लोग कर लेते हैं, फिर मैं लॉजिक पे आता हूँ, ठीक है। फिर बोलता है आइडेंटिफाइबल जो नेट एसेट हम लोग को एक्वायर हम लोग किए हैं इनका, वो 20 लाख का है। तो पहले आप चेक करो ना, ये कितना आप इन लोगों को पेमेंट कर रहे हो, पीसी आप कितना दे रहे हो आज के दिन के हिसाब से, आप वो चेक करो फेयर वैल्यू। तो 2.5 लाख रुपया आप यहाँ पे इन लोगों को दे रहे हो, ये 2.5 लाख प्लस ये 5,25,700, ये आज का वैल्यू। 2.5 लाख प्लस 5,25,700, उसके बाद ये 90,000 इंटू 14, ये 12,60,000। वेट वेट वेट, कहाँ गया? 2.5 लाख 5,25,700 प्लस 12,60,000, और ये जो दे रहे थे हम लोग इसका 1.5 लाख था इसका फेयर वैल्यू। टोटल आ रहा है 21,85,700, और इसके बदले हम लोग को क्या मिल रहा है? तो इसके बदले हम लोग को मिल रहा है यहाँ पर 20 लाख का नेट एसेट। तो -20 लाख करो तो 1,85,700 आएगा यहाँ पर। तो 1,85,700 ये गुडविल है हमारा, है ना, क्योंकि ये आइडेंटिफाइबल तो है नहीं, तो बोल नहीं सकते ये क्या है, हमारा छोटा मोटा बहुत सारा एसेट्स होगा इनके इसके अंडर, है ना, हम लोग बोल देंगे इसको गुडविल में चल जाएगा ये। तो पहले पूछा था अपने से कैलकुलेट करो पीसी, तो ये तो निकल गया 21,85,700 रुपया। और जनरल एंट्रीज आपको पास करना इन द बुक्स ऑफ एबी लिमिटेड। चलो करते हैं इसको हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, पेज का 70 कुछ था, 73। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। देखो यहाँ पर, तो आप क्या क्या दे रहे हो यहाँ पर? कैश दे रहे हो 2.5 लाख का, आप डिफर्ड कंसिडरेशन दे रहे हो 7 लाख, इंटू ये कितना आया था? 5,25,700 आई थिंक ये आया था ना, 5,25,700। उसके बाद क्या है? हम लोग फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन, जो सम में आपको बताया हुआ है 1.5 लाख। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स एक्सचेंज, तो उनके पास 1,50,000 शेयर्स था, डिवाइड बाई 5 इंटू 3 इंटू 14 रुपये के, ये आया था 12,60,000। टोटल आया था 21,85,700। सही है ना? ठीक है, ये डन। आ गया ये तो। इसके बाद क्या करना हम लोग को? अब यहाँ पर एंट्रीज पास करने बोला है, तो इन द बुक्स ऑफ एबी लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज। सबसे पहला
जो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 15/9/22, हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, बिजनेस कॉम्बिनेशन अकाउंट डेबिट, बिजनेस कॉम्बिनेशन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, जो कौन है, जेड लिमिट है यहाँ पर, या फिर टू कंसिडरेशन भी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बहुत बार, तो 21,85,700। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो कि जो आपने यहाँ पर बिजनेस कॉम्बिनेशन किया यहाँ पर 21,85,700 का जो पीसी का वैल्यू था, इसके बदले आपको मिला क्या है, सर हम लोग को इसके बदले नेट एसेट मिला 20 लाख, तो ठीक है, बाकी हमारा गुडविल होगा, है ना। तो लिखो यहाँ पर नेट एसेट अकाउंट डेबिट। अभी नहीं पता हमें नेट एसेट में क्या है, हो सकता है और अभी कुछ आगे चल के मिलेगा, तो देखा जाएगा, मतलब आगे बोल देगा ले इतना है बिल्डिंग, इतना ऐसे बता सकता है अपने को। तो यहाँ पर हम लोग को नेट एसेट मिला है 20 लाख का। फिर इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, टू बिजनेस कॉम्बिनेशन, जो कितना है, 21,85,700। मैं बोल दूंगी, बाकी जो है वो गुडविल है, बैलेंसिंग फिगर 1,85,700। ठीक है, ये गुडविल है अपना 185,700। डन क्या। चलो, अब जो पीसी डिसाइड हुआ था वो एक्चुअल में हम लोग सेटल करेंगे अब। तो जो वेंडर है, जेल लिमिटेड अकाउंट डेबिट 21,85,700, आप इसको क्या क्या दे रहे हो, आप इसको कैश दे रहे हो अभी, जो अभी दे रहे हो पहले वो लिख दो। आप इसको शेयर दे रहे हो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखो, भले ही वो शेयर जो है वो 14 रुपये करके है, बट फेस वैल्यू उसका तो 9 लाख ही होगा, 10 रुपये का होगा ना। कुछ नहीं बोले, इक्विटी से 10 मानेंगे हम लोग, है ना, बोल दिया तो बढ़िया बात है। फिर बाकी इसमें प्रीमियम जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम 90,000 इंटू 4, ये 3,60,000। डन क्या। फिर इसके बाद अब टू वेंडर जेड लिमिटेड कंटिंजेंट कंसिडरेशन, जो कितना है, 1.5 लाख है। फिर उसके बाद टू वेंडर जेड लिमिटेड डेफर्ड कंसिडरेशन, जो आया था 5,25,700, ये था ना, 5,25,700। ठीक है, डन क्या, आ रहा समझ में ये, बढ़ सकते हम लोग आगे। चलो, और कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं अभी, एक क्वेश्चन अपने पास, बट उससे पहले आओ मैं आपको समझा दूँ वो लॉजिक शेयर वाला, कि क्यों हम लोग शेयर जब इशू होता है तो हम लोग ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन का ही हम लोग लेते हैं यहाँ पर वैल्यू, है ना। समझो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, लेट 15/9/22 और ये 26/9/22, जो एक्चुअल में जो शेयर यहाँ पर इशू हुआ था, है ना। तो जो 15/9/22 जो है, यहाँ पर हम लोग सब कुछ बैठकर डिसीजन ले रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ बैठकर सेटलमेंट, यहाँ पर हम लोग ऐसे डिसाइड कर रहे हैं कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो इस दिन जब हम लोग डिसाइड किया कि 90,000 शेयर जब जाएगा, तो जब भी पीसी निकलेगा, आप एक बात बताओ, जब पीसी निकलेगा हम लोग तो इस दिन के वैल्यूएशन के हिसाब से हम लोग बोल होंगे 90,000 शेयर हम लोग देंगे। आप समझो, ये जो डिसाइड होता है ना, कि आपको 3 शेयर मिलेगा फॉर एवरी 5 हेल्ड, है ना, हम लोग बोल रहे जो आपको कि यहाँ पर एवी लिमिटेड विल इशू 3 शेयर्स फॉर एवरी 5 हेल्ड इन जेड लिमिटेड। ये डिसाइड कैसे होता है पता है आपको, ये कैसे हम लोग, ये स्वैप रेशियो जो हम लोग बोलते हैं इसको 3/5, ये कैसे डिसाइड होता है ये। मान लो अगर यहाँ पर जेड लिमिटेड जो है ना, जेड लिमिटेड, उसके एक एक शेयर का जो वैल्यू है वो आप मान लो ये 60 रुपये है, उस एक शेयर का वैल्यू कितना है यहाँ पर, मान लो 60 रुपये है। और जो ए बी है ना, ए बी है, उसका एक एक शेयर का वैल्यू मान लो अब 100 रुपये है। अगर ऐसा है तो समझो इस यहाँ पर जो लोग 5 शेयर जो रख रखा है, उसको अगर हम लोग यहाँ पर 3 शेयर दे देते हैं तो हो जाएगा ना 300। इस तरह से डिसाइड होता है ये स्वैप रेशियो। तो ये जो डिसीजन लिया गया होगा ना, 3 4 5, ये जो डिसीजन लिया गया होगा वो इस दिन के वैल्यू के हिसाब से लिया गया होगा, ना कि इस दिन के हिसाब से। समझ में आ रहा है, ये तो बस इशू हो रहा है इस दिन।
अब उस दिन शेयर का वैल्यू घट या बढ़ सकता है, फायदा नुकसान होगा, उससे मतलब नहीं हम लोग को। बट हमें बस ये देखना है यहाँ पर ना कि ये जिस दिन डिसीजन लिया गया था ना, तो उस समय क्या सोचकर डिसीजन लिया गया था, ये सोचकर कि जेड का अगर एक शेयर का वैल्यू 60 रुपया, अगर 5 शेयर किसी के पास अगर है तो उसका वैल्यू 300 रुपया, तो अगर ए बी का 100 रुपये एक शेयर, 3 शेयर दे देंगे, हमारा काम चल जाएगा यहाँ पर। तो इस बेस पे डिसाइड होता है, ऐसे नहीं एडहॉक बेस पे कुछ भी बोल देंगे हम लोग ने, 2 for 5 फेल, 2 for 6 फेल, ऐसे कुछ नहीं होता है। इन वैल्यूज के बेस पे डिसीजन लिया जाता है कि कितना के बदले कितना दिया जाएगा तो सेटलमेंट सही होगा, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग। अभी नोट्स में नहीं जाएंगे हम लोग, नोट्स में जाने के पहले और भी कुछ सीखना है पहले हम लोग को, ठीक है। देखो यहाँ पर बोलता डी लिमिटेड हैज एक्वायर्ड 100% ऑफ द इक्विटी ऑफ एफ लिमिटेड। तो देखो यहाँ पर 100% इक्विटी एक्वायर किया, मतलब कंपनी में भी एग्जिस्ट करेगा, है ना, होल्डी ओन सब्सिडरी बना लिया और कुछ नहीं। ऑन 31 मार्च 2021, मतलब बिजनेस एक्वायर पूरा नहीं किया। बट जो पीसी है ना, ये क्या क्या कंप्राइजेस ऑफ एन इमीडिएट पेमेंट ऑफ 10 लाख एंड टू फर्दर पेमेंट्स ऑफ 1.2 लाख इफ द रिटर्न ऑन इक्विटी एक्सीड्स 20% इन ईच ऑफ द सब्सिक्वेंट 2 फाइनेंशियल ईयर। डिस्काउंटिंग रेट 10% हम लोग को यूज करना, कंप्यूट करना वैल्यू और टोटल कंसिडरेशन एट द एक्विजिशन डेट। तो एक्विजिशन डेट क्या हमारा 31 मार्च 2021 यहाँ पर है। अब एक चीज समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कैसे देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कितना दे रहा है पैसा, एक चीज यहाँ पे 10 लाख दे रहा है ना, ठीक है। बोल रहे हैं क्या कि ये है 31 मार्च 2021, यहाँ पर हम लोग आपको 10 लाख तो दे ही दे रहे हैं, ये तो पक्का है, ये तो दे ही रहे हैं हम लोग, इमीडिएट पेमेंट ये कर रहे हैं। बड़ी चीज ध्यान में रखना, हम लोग आपको और 1.21 लाख करके देंगे और 2 साल। बट इसके लिए कंडीशन है, इसके लिए यहाँ पर एक कंडीशन है। ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है कि हमारा प्रॉफिट जो है वो ईच ईयर 20% से इंक्रीज होना चाहिए, तभी हम लोग आपको यहाँ पर देंगे ये पैसा। अब जब कुछ नहीं बोलता, ये इंस्टीट्यूट का मटेरियल का समय, स्टडी मेट अगर देखोगा ICMI का, वहाँ का समय ये कुछ अगर नहीं बोलता पता हम लोग क्या मानेंगे, जो दिया हुआ है ना ये हम लोग अचीव करवा लेगा, ये लोग 20% वाला प्रॉफिट का जो बात है, और ये पैसा देना है। तो अब आप बताओ मुझे, ये 1.21 लाख तो 1 साल बाद देना है यहाँ पर, और यहाँ पे 2 साल बाद। रेट कितना है, रेट कितना, देखो अगर ये 1.21 लाख अगर 1 साल बाद देना, तो इसका वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1.21 डिवाइड बाई 1.1, है ना, टू द पावर 1। तो ये 1.1 आना चाहिए आई थिंक, 1.21 डिवाइड बाई 1.1, यस। तो ये 1,10,000 यहाँ पर आएगा, बोलो हाँ कि ना, 1,10,000 यहाँ पर आएगा। और जो ये 1,21,000 जो आपको 2 साल बाद पे करना है, तो पहले ये 1 साल और फिर ये 2 साल, इसका मतलब 1.21 डिवाइड बाई 1.1 टू दी पावर 2 यहाँ पर देना पड़ेगा हम लोग को, है ना। 2 साल के पहले लेकर प्रेजेंट वैल्यू निकालना, और ये सब बहुत आप कर रखे हो, ठीक है ना, बचपन में FM पढ़ते वक्त। तो ये आ रहा है 1 लाख यहाँ पर। तो हम लोग आज के दिन का कंसिडरेशन कितना हम लोग काउंट करेंगे, हम लोग बोलेंगे 10 लाख, ये 1,10,000 प्लस ये 1 लाख, मतलब 2,10,000 हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पर। डेफर्ड में यहाँ पे कंटिजेंट के हिसाब से देखेंगे, पर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू हम लोग को लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो कंटिजेंट जो फेयर वैल्यू है कंटिजेंट का आज के दिन में, प्लस ये 10, मतलब 12,10,000 हो जाएगा यहाँ पर PC। हम लोग क्लियर है क्या यहाँ तक, हम लोग क्लियर है क्या यहाँ तक, हाँ सर। चलो आओ समझते हैं इसको, लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। देखो इसमें कैश पेमेंट 10 लाख रुपया, फेयर वैल्यू ऑफ कंटिजेंट कंसिडरेशन 1.21 डिवाइड बाई ये इतना, ठीक है। टोटल कितना आ रहा है ये, 2,10,000 आ रहा टोटल। तो ये 12,10,000 हो गया यहाँ पर PC, बस ये पूछा था अपने से, ठीक। अब एक काम करते हैं, जहाँ तक जितना अभी पढ़े उतना का नोट देखते हैं, पूरा समझ में तो नहीं आएगा हम लोग को, बट जितना हम लोग पढ़े उसका देखते हैं, ठीक है। आ जाओ।
तो हम लोग बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला नोट्स हम लोग पढ़ने जा रहे थे। तो देखो यहाँ पर बिजनेस कॉम्बिनेशन अक्कर व्हेन एन एंटिटी ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ बिजनेस, बट कंट्रोल कैसे लेना सर? सिर्फ बिजनेस एक्वायर करके कंट्रोल आ सकता है क्या? नहीं, बिजनेस एक्वायर करके तो आता ही है, बट साथ साथ कंट्रोलिंग स्टेक भी ले लेंगे किसी कंपनी का, तो हम बोलेंगे कंट्रोल हमारे पास आ गया। और कंट्रोल आते ही इंडस वन जो थी लगेगा। एक बात तो पूरे दिमाग से निकाल दो कि नहीं, सिर्फ बिजनेस एक्विजिशन होगा, मर्जर होगा तभी इंडस वन जो थी लगेगा, वरना नहीं लगेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर इसको, हम लोग कि नहीं, ये भी यहाँ पर मतलब अगर कंट्रोलिंग स्टेक मिले तो भी इंडेक्स वन जो थ्री ही लगेगा। तो जैसे ही इंडेक्स वन जो थ्री लगेगा, हम लोग क्या बोलेंगे, एक्विजिशन मेथड या फिर कह लो परचेस मेथड हम लोग को यहाँ पर अप्लाई करना है। वो क्या बोलता है, 4 स्टेप में बात करेगा। पहले आप आइडेंटिफाई करो एक्वायरर को, बट ये क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग एक्वायरर, ये सब चीज़ हम लोग अभी नहीं समझ पाएंगे, तो इसको इग्नोर अभी फिलहाल हम लोग करते हैं, ठीक है। अभी समझेंगे कि हम लोग एक्वायरर जो अभी पेमेंट कर रहा है पीसी का, वही एक्वायर हम लोग ऐसा मांग के चलेंगे, ठीक है। एक्वेशन डेट भी सब में हम लोग को दिया ही रहेगा। रिकॉग्नाइज करना है एंड मेजर करना हम लोग को आइडेंटिफाइबल नेट एसेट लाइबिलिटीज, और ये जो लिखा लाइबिलिटी एज्यूम्ड एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये भी हम लोग को नहीं पता है। यहाँ तक हम लोग को आता है बस अभी। और डिटरमिन करना हम लोग गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेस, बस जिसमें हम लोग मेनली ये चीज़ हम लोग अभी सीख रहे हैं और कुछ नहीं। और थोड़ा थोड़ा हम लोग को ये भी समझ में आया। तो ट्रीटमेंट क्या क्या होगा, सबसे पहला काम क्या होगा, आपको पीसी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे बड़ा तो ये काम होगा, पीसी फाइंड आउट करो। अब पीसी कैसे निकलता है, बोलता फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ, क्या क्या आप दे रहे हो, जितना एसेट ट्रांसफर किए वो आपको बताना पड़ेगा। जितना उस कंपनी का मान लो आप अलग से कोई लायबिलिटी एज्यूम कर रहे हो देने वाले हो, वो यहाँ पर आएगा। इसका कोई सम यहाँ पर नहीं है अभी तक, ठीक है, छोड़ दो अभी। शेयर जो इशू हो रहा है इन एक्सचेंज, वो आपको लेना पड़ेगा, बट ध्यान रहे यहाँ पर शेयर जब इशू होगा इन एक्सचेंज में तो फेयर वैल्यू लेना है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। सर नोट में लिखवा दी सर, ये बात भी लिखा हुआ आगे आएगा, रुको। फेयर वैल्यू देखना आपको कंटिंजेंट कंसिडरेशन का भी, और अगर कोई डेफर्ड कंसिडरेशन अगर है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू आपको यहाँ पर कंसीडर करना। और ये क्या होता है, ये प्री एक्विजिशन राइट, ये हम लोग को अभी नहीं पता है। ये बस हमारा नेक्स्ट अभी टॉपिक ही होने वाला है, ठीक है। चलो, बाकी यहाँ पर आपको 2 नंबर नोट हम लोग का पढ़ना हो गया है। एक्वायरर में इशू शेयर्स एज कंसिडरेशन, फेयर वैल्यू ऑफ द सेम ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। ध्यान रखना आप ये बात कि जब पीसी अगर आपको यहाँ पर पीसी में काउंट करना पड़े तो आपको ये डेट ऑफ एक्विजिशन का फेयर वैल्यू आपको यहाँ पर कंसीडर करना है। फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन जो है वो नॉर्मली हम लोग क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ रहेगा। तो ये हम लोग बस 2 नोट हम लोग यहाँ पर अभी तक इसका हम लोग पढ़े हैं। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है। और जैसे आप पीसी आप लेके आते हो है ना, वो 20 लाख रुपए देखो हम लोग कितना आया था अभी, 21,85,700 आई थिंक यहाँ पे कुछ आया था ना, ये आया था ना अभी, ये कुछ ये रहा, ये बोला अमाउंट। इसको हम लोग किसने बांटते हैं, तो इसको हम लोग बांटेंगे जो टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट जो भी हम लोग ले रहे हैं, कुछ लाइबिलिटी आने वाला तो वो दिखा देंगे हम लोग। इंडemnification एसेट, ये टॉपिक ये अभी पूरा सोना है, ये छोड़ दो अभी। फिर डीटीए डीटीएल इंड एस 12 का वैसे कुछ क्रिएट अगर हो रहा है डेफर्ड टैक्स, तो वो हम लोग को यहाँ पर देखना है। हाँ बट ठीक है सर, ये समझ में उतना कुछ आ नहीं रहा, ठीक है कोई बात नहीं, अभी ये सब चीज़ तो भी होना बहुत सा होना बाकी है अभी। धीरे धीरे सब कुछ हम लोग समझेंगे। बस अभी इतना समझ में आया कि नेट एसिड में उसको हम लोग को बांटना है, जो नहीं हुआ बाकी हो जाएगा गुडविल में, बस इतना हम लोग को ही पता है। इतना ही पता है, बस इतना ही काफ़ी है, इतना रहने दो पता, ठीक है। चलो, दैट्स इट। इतना हम लोग को अभी यहाँ पर नहीं आता है। बस हम लोग ये एंट्री सीखे हम लोग अभी, बिजनेस कॉम्बिनेशन अकाउंट डेबिट टू हम लोग वेंडर। फिर हम लोग एसेट लाइबिलिटी जब लेंगे, सन्ड्री एसेट और सन्ड्री लाइबिलिटी मतलब जो नेट एसेट आएगा वो। और बिजनेस कॉम्बिनेशन हम लोग दिखाएंगे, तो बाकी हमारा गुडविल या फिर गेन ऑन बार्गेन परचेज, सर कैपिटल रिजर्व क्या है, ये भी अभी आना है, छोड़ दो अभी। डन क्या? तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आया, बट बहुत सारा चीज़ ऐसा ऐसा है जो हम लोगों को अभी भी क्लियर नहीं है, सम बना बना कर हम लोग सीखना अभी तो है, बहुत सारा चीज़ सीखना। चलो, अब डिस्कशन जो शुरू होने वाला हमारा ये होगा अभी प्री एक्विजिशन राइट का। किसका बताओ? प्री एक्विजिशन राइट। क्या होता है ये प्री एक्विजिशन राइट? ध्यान से देखो। आप समझो, आप किसी बिजनेस को आप एक्वायर कर रहे हो, ठीक है। आप किसी बिजनेस से एक्वायर कर रहे हो, और एक्वायर करते वक्त आपको 20 लाख का टोटल कंसिडरेशन आपको पे करना पड़ा। आपको 20 लाख का टोटल कंसिडरेशन आपको पे करना पड़ा। लेकिन पता आपको क्या पता चलता है जब 20 लाख कंसिडरेशन आप पे करते हो, इसके साथ साथ आपको दिखता है कुछ प्री एक्विजिशन राइट भी है। मतलब क्या, जिस एंटिटी को आप एक्वायर कर रहे हो उससे आपका कुछ पुराना रिलेशन भी है। मान लो डेटर केटर हो सकता है, कुछ लोन दिया हुआ हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। आप समझो, यहाँ पर मान लो जैसे मैं बोल रहा हूँ क्या, कि मैं यहाँ पे कंपनी है ए लिमिटेड और यहाँ पर है बी, ठीक है। और ये बी, ए जो है ये एक्वायर करेगा, और ये जो है ये एक्वायरी है, बी लिमिटेड बंधन वाला मान लो ऐसा, ठीक है।
और ए क्या करता है, ए इसके लिए पीसी जो है डिसाइड करवाता है यहाँ पर 20 लाख रुपया। बट क्या पता चलता है इसको, ए के बुक में डेटर्स अगर आप चेक करो ना, तो 30,000 का डेटर था बी, और बी के बुक में कौन था, ए था क्रेडिटर 30,000, है ना। बी के बुक में कौन था यहाँ पर, क्रिएटर था ए 30,000 रुपया। समझो यहाँ पर ए जो है वो क्या बोलेगा, देखो एक तो मेरा 20 लाख रुपया अभी यहाँ पर गया, है ना, और 30,000 मेरा और गया रे भाई, 30,000 मेरा और गया, क्योंकि अब थोड़ी ये पैसा मिले, वो तो कंपनी खत्म हो गया और सब हम ही खरीद लिए। तो इसका मतलब मेरा खाली 20 लाख रुपया नहीं गया है, मेरा 20,30,000 गया। आप एक चीज समझो, आप एक चीज समझो, खाली 20 लाख नहीं गया मेरा, 20,30,000 मेरा जा रहा है। और समझो इसके लिए क्या, और इसके लिए 20 लाख रुपया मिल रहा है, प्लस 30,000 नहीं देना पड़ रहा, मतलब इसको टोटल 20,30,000 का इसको वहां पर दिख रहा है। हाँ बट पीसी जो कंसिडरेशन जो डिसाइड हो रहा है पेमेंट का, ये बात होगा पेमेंट भी इसी करना मुझे, बट मेरे लिए कॉस्ट कट पड़ कितना जा रहा है, मेरे लिए पीसी पड़ कितना जा रहा है, मेरे लिए पड़ जा रहा है 20,30,000 का, क्योंकि मुझे तो अभी पैसा मिलने वाला है नहीं, कंपनी बंद हो गया अभी तो, और हम ही खरीदे हैं, ऐसा नहीं कोई और खरीदा तो बोलता उसको मैं कि भाई पैसा है मेरा दिलवाओ, है ना। या फिर समझो ऐसा हुआ, या फिर समझो ऐसा हुआ, ये ए, ये बी, 20 लाख का पीसी डिसाइड हुआ है, और ए के बुक में क्रेडिटर में पड़ा हुआ है बी, कितना, 50,000 रुपया। तो पता है ए क्या बोलेगा, देखो 20 लाख मुझे पे करना पड़ रहा है भाई, ये समझ में मुझे आ रहा है, बट 50 तो बच भी गया भाई मेरा, तो एक्चुअल में तो 19 में ये 50 तो ऐसे मुझे देना था उसको, क्रेडिटर था मेरा, देना ही था, तो मुझे नेट में बस 19,50,000 ही हम लोग को पे करना है। बट ध्यान ना, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ प्री इक्वेशन राइट का, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कॉम्बिनेशन वाले केस में लगेगा। ये कभी भी आपका जब कंट्रोलिंग स्टेक लोगे उस समय ये कॉन्सेप्ट आपका काम नहीं करता है, क्योंकि वहां पे सम अलग से आएगा और समझेंगे हम लोग वहां पर ये सब क्या होता है, वहां पर कॉन्ट्रा आइटम कैंसिल करते हैं हम लोग, वहां बताऊंगा उस समय क्या होता है। यही वजह से ध्यान में रखना कि जब ये अगर दे रखा ना प्री इक्वेशन राइट, अगर है इसका ट्रीटमेंट जो हम लोग अभी सीख रहे हैं ये सब चीज हम लोग, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कॉम्बिनेशन वाले केस में काम करेगा। तो इसका मतलब समझो, अगर प्री एक्विजिशन राइट अगर कुछ है, अगर कोई पुराना रिश्ता है उस कंपनी से, तो वो खत्म हो रहा फिर तो भाई, वो है ना, क्योंकि वो कंपनी खत्म हो रहा ना। तो देखो ये पुराना रिश्ता जो है ना, ये दो तरह का हो सकता है, आइदर कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल। कॉन्ट्रेक्चुअल इन द सेंस हम लोग अपना रजामंदी से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करी से डेटर क्रेडिटर हो गया, है ना, लोन वोन दिए थे, ऐसा कुछ हो गया, तो ऐसा है तो कॉन्ट्रेक्चुअल होगा, दोनों के बीच कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है तो होगा। नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल जैसे मान लो क्या हुआ, केस फाइल हो रखा है ना, केस कर रखा है, यहाँ पर क्या हुआ समझो आप, समझो आप क्या हुआ यहाँ पर, ए और ये बी, पीसी डिसाइड हुआ यहाँ पर 30 लाख रुपया, और ए जो है ना, ए जो पता है क्या हुआ, ये एक प्रोविजन बना रखा था, प्रोविजन फॉर लॉ सूट, और फाइल कौन किया था, बी खुद किया था, कितना का था, मान लो 3,50,000 का। तो समझो जो बी जो था ना, बी कोई चीज को लेकर ए के ऊपर केस कर दिया, ठीक है, कोई चीज को लेकर ए के ऊपर केस कर दिया था, और ये पता क्या देखा, ये मतलब उसका हालत तो खराब हुआ एक बार, है ना, वो देखा कि भाई सच में पैसा देना पड़ेगा और मेरा यहाँ पर केस जो है वो ढीला पड़ता जा रहा है, और इंड AS 37 का प्रोविजंस लगाकर, जो उसका जो बात वहाँ बताया हुआ ये सब कुछ समझ कर इन्होंने प्रोविजन फॉर लॉ सूट यहाँ बनाया 3.5 लाख का। बट ये को पता गुस्सा आ गया, ईगो हर्ट हुआ, पता उसका, बोला केस कर रहा मेरे ऊपर, जानता हम कौन है, लोग बताते हैं अभी, उसने पूरा कंपनी परचेज कर लिया यार, कंपनी खत्म करवा दिया, पूरा परचेस ही कर लिया, तो उसको 30 लाख देना पड़ा कंपनी, मान लो परचेस करने को, पता है क्या बोलेगा, मेरा नेट पता है अगर बुक्स के हिसाब से देखो तो वो 26-50 ही जो लगा है, इनकी लाइबिलिटी कोई काम का तो नहीं है अब, कौन केस किया था, बी, आया पैसा लेने, है ही नहीं वो तो, देखिए भाई बी थोड़ी कोई मैनेजिंग डायरेक्टर को केस कर दिया कोई, बी कंपनी नंबर केस हुआ होगा ना, कंपनी कंपनी में केस किया होगा, बी खत्म। तो अल्टीमेटली देना कितना पड़ा, 26,50,000, इसका मतलब समझो आप, इसका समझो आप यहाँ पर आपको हो सकता है कुछ पुराना रिश्ता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अकॉर्डिंगली आपको पीसी एडजस्ट करना पड़ेगा। अब मैं आपको रटा नहीं सकता ठीक है यहाँ पर कि कब ये ऐड होगा पीसी, कब ये लेस होगा, आपको इतना तो दिमाग आपको लगाना ही चाहिए कि सर देखो हमारा पहले से एक एसेट था हमारे पास 30,000 का, और 20 लाख अभी देना पड़ रहा है, और ये एसेट भी हमारा खत्म हो गया, इसका मतलब नेट में 20,30,000 चला गया रे भाई मेरे पास से, तो ऐसा है ना। और अगर यहाँ पे आप चेक करो 20 लाख था बट 50,000 का लाइबिलिटी था मेरा, पैसे बच गया मेरा, तो यहाँ पर ही तो फायदा हो गया मेरे को, मतलब 19,50,000 में हमारा काम बन गया।
कितने काम बना बताओ मेरा? 19,50,000 में। क्लियर है क्या ये चीज? पूर्ण क्लियर है क्या? और यहाँ प्रोविजन फॉर लॉ सूट बना रखे 3.5 लाख का लाइबिलिटी था वो मेरे लिए, 30 लाख दे के सेटलमेंट हो गया पूरा का पूरा, वो लाइबिलिटी भी खत्म। मतलब अल्टीमेटली अगर देखो बुक्स के हिसाब से 26,50,000 का एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि हम तो दिखाएंगे पीसी 30 लाख का, बट ये लाइबिलिटी खत्म भी तो कर देंगे अब। कहीं का लाइबिलिटी किसको देना है ही नहीं भी। हाँ केस करा था मेरे ऊपर, ईगो हर्ट हुआ रे भाई मेरा, पूरा कंपनी उसका उठा लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोलता है। डीके लिमिटेड एक्वायर्ड बिजनेस ऑफ पीके लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। डीके लिमिटेड क्या करेगा यहाँ पर? पे करेगा कैश अमाउंटेड टू 70 लाख, 70 लाख उसको कैश पे करने वाला है, और 1 लाख इक्विटी से रिसीव करने वाला, इसका फेयर वैल्यू है 40 का, मतलब 40 लाख, मतलब टोटल देखो तो 1,10,00,000, मतलब 110 लाख का तो यहाँ पर पीसी अभी तक देख के लग रहा है। बट बोल रहा है क्या? डीके लिमिटेड एज फॉलोइंग प्री एग्जिस्टिंग रिलेशंस विद पीके लिमिटेड विच आर एज फॉलोज। क्या क्या है? पर डेटर था 1,50,000, अच्छा मतलब डेटर था तो भाई 110 लाख खाली नहीं गया, 1.5 लाख रुपया और गया इसके पास से, डेटर था वो नहीं मिलने वाला, भूल जाओ। ओके। बट बोलता पता है प्रोविजन फॉर लीगल डिस्प्यूट था 2 लाख रुपया, पता है वो एलबीटी लिख के रखा होगा। और जिसका आज के दिन में पता फेयर वैल्यू कितना है? वो 2,40,000 था। अच्छा 2 लाख लिख के रखा था बुक्स में, लेकिन जिस दिन ये एक्विजिशन हो रहा, मान लो एक्विजिशन बुक्स का हमारा डेट है मान लो 31 मार्च 2026, ठीक है ना, और एक्विजिशन हो रहा मान लो 15 मई 2026 को, तो अगर ऐसा अगर आप चेक करोगे तो फिर इस दिन का वैल्यू कितना? 2,40,000 था, तो अल्टीमेटली 2,40,000 का लाइबिलिटी था मेरा, है ना। तो 2,40,000 का लाइबिलिटी वो खत्म भी तो हो गया, तो इसका मतलब टोटल पता है क्या बोलूंगा मैं? 110 लाख प्लस 1.5 लाख माइनस 2,40 हट भी तो गया मेरे बुक से अब। सर बुक में तो आप 2 लाख ही लिख के रखे हो। हाँ तो एक काम करो सुनो, जब भी आपको ऐसा दे के रखेगा ना, पहले तो आपको फेयर वैल्यू आपको एडजस्ट करना पड़ेगा 40,000 का, ये ध्यान में रहे, है ना। चलो करते हैं इसको, क्वेश्चन 4 पढ़े करते हैं हम लोग, जितने का समझ आएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, पेज कितना है? 73 है 24। लिखो कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। देखो क्या क्या दे रहे हैं हम लोग, कैश दे रहे हैं इनको 70 लाख का, शेयर्स दे रहे हैं हम लोग 1 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग इनको दे रहे हैं, और एक एक का वैल्यू है 40 लाख रुपए, सॉरी एक एक का वैल्यू 40 रुपया, मतलब क्या 40 लाख टोटल हो गया, तो 110 लाख। अब आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट फॉर प्री एग्जिस्टिंग रिलेशंस, जिसमें 110 लाख ये देना, बट ऐड क्या करेंगे हम लोग? डेटर से हमारा चला गया भाई 1.5 लाख, बट एक और हमारा प्रोविजन फॉर लॉ सूट, ये 2,40,000 से बच भी तो गया, तो नेट में कितना हमारा 90,000 का यहाँ पर बच गया। तो 110 लाख माइनस 90 मतलब 109,10,000 आ रहा है क्या? डन क्या? बस पीछे निकालना। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको अपने बुक्स में इसको हम लोग रीवैल्यू करते हैं, पता है कैसे रीमेजर करते हैं हम लोग? बोलते हैं कि एक काम करो, पीएल के थ्रू कर दो यहाँ पर रीमेजर इसको टू प्रोविजन, तो अब ये अपने बुक्स में कितना का दिखेगा? कितना दिखेगा बताओ ये बुक्स में अपना? ये दिखेगा अपने बुक्स में यहाँ पर 2,40 का। क्लियर? चलो एक काम करते हैं हम लोग, आज का लास्ट सम, ठीक है, एक कंप्लीट सम हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें अभी तक का जो हम लोग किए पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये क्या बोलते हैं? आर एस लिमिटेड एक्वायर्ड बिजनेस ऑफ एबी लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पेमेंट होगा कैश में कितना? 10 लाख रुपया। फेयर वैल्यू होगा एसेट ट्रांसफर्ड हम लोग मान लो, और कुछ एसेट हम लोग पीपी वगैरह कुछ भी इसको दिए होंगे हम लोग, वो 15 लाख रुपया, तो अभी तक 25 लाख दे चुके हैं। 1 लाख इक्विटी शेयर्स देना है हम लोग को, जिसका फेयर वैल्यू है 18 रुपया, मतलब 18 लाख का तो यहाँ पर इक्विटी शेयर्स जाना है। डेफर्ड कंसिडरेशन देना 10 लाख रुपया, पेएबल आफ्टर 2 इयर्स, रेट के यहाँ पर 10% है, तो 1.1
डिवाइड बाई इक्वल टू यहाँ पे करोगे 0.826 आ रहा, तो 10 लाख इंटू 0.826 मतलब 8,26,000 रुपया, ये भी हम लोग को देना है। फेयर वैल्यू है एक कंटिजेंट कंसिडरेशन का 1,80,000, मतलब 1,80,000 हम लोग इन लोगों को देने वाले हैं। कंटिजेंट कंसिडरेशन एक उसका फेयर वैल्यू 1,80,000 है, ठीक है। मैं हो सकता है 5-6 लाख देने का बात हुआ होगा, जिसका आज के टाइम में फेयर वैल्यू इतना है, इतना चीज दे रहे हैं हम लोग। मतलब फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी जो टेकन ओवर हुआ है वो है लैंड एंड बिल्डिंग 20 लाख का। अब जो हम लोग को मिला वो हम लोग यहाँ तक तो हम लोग क्या क्या दिए इसका बात हुआ, अब जो हम लोग को मिला उसका बात चल रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग 20 लाख का है, फर्नीचर 18 लाख का है, डेटर है 7 लाख का, स्टॉक कितना कितना हो गया 20, 18, 38, 7, 45, 4, 49 लाख, माइनस ये 1 लाख रुपए का क्रिएटर है, तो नेट एसिड मेरे को कितना मिल रहा है 48 लाख का। 48 लाख का हमारे पास नेट एसिड यहाँ मिल रहा है। बट बोल क्या रहा समझो, आर एक्स लिमिटेड मतलब कौन है यहाँ पर जो एक्वायर किया है, ठीक है। आर लिमिटेड क्रेडिटर्स इंक्लूड 20 पेबल टू ए बी, तो भाई ये तो मेरा बच गया पैसा फिर तो, है ना। तो इसका मतलब जो भी पीसी आएगा उसमें से उसको हम लेस कर देंगे इसको हम लोग, क्योंकि तो हमारा पैसा बच गया। बट साथ साथ बोलता है एक प्रोविजन नहीं बनाया था 80 जगह फॉर लीगल सूट फाइल्ड बाय एबी लिमिटेड फॉर यूजिंग देयर पेटेंट, पेटेंट यूज कर लिया था जिसकी वजह से इन लोग एबी जो है केस कर दिया था। 80,000 रुपये का प्रोविजन बना रखा था, जिसका आज के टाइम में फेवरेट कितना जिस क्वेश्चन हो रहा है 1 लाख, मतलब आपका नेट में 1 लाख रुपया आपको बच रहा है। बट जनरल एंट्रीज आपको पास करना इन द बुक्स ऑफ आर एस लिमिटेड, यहाँ पर 1 लाख ये भी लेस होगा। अब मुझे एक काम करके दिखाओगे क्या, बताइए सर बताइए। आपको देता हूँ मैं ऐसे पक्का 4 मिनट, ठीक है। 4 मिनट के अंदर क्या करना आपको, बस पीसी निकालना आपको और कुछ नहीं, बस पीसी निकालो आप, बाकी पूरा एंट्रीज मैं आपको बताऊंगा। आप पहले 4 मिनट ले लो, मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे स्क्रीन को मैं फ्रीज कर दे रहा हूँ। आप एक काम करो, यहाँ से यहाँ तक आप इसको देखो और आप पीसी निकालो, इसको और इसको दोनों को एडजस्ट आपको करना है, ठीक है। चलो इतना में दिख जाएगा, और थोड़ा बड़ा कर दूँ ये भी ठीक है। नहीं ठीक है, आपके पास बुक भी तो है, आपको बस क्या दिक्कत है, जितना दिख रहा करो, आपके पास बुक भी तो है, ठीक है। छोटा करूँगा तो आपको शायद दिखने में दिक्कत होगा, इतना में दिख जाए क्या, हाँ, चलो इतना में दिख जाना चाहिए, ठीक है। चलो मैं ये पॉज करता हूँ, ठीक है, इसको स्क्रीन को, और ये स्क्रीन फ्रीज हो चुका है। चलो मैं हट गया, 4 मिनट लो फटाफट से इसको बना के नक्की करो। क्या, चलो देखते हैं हम लोग।
ये आ रहा ना, देखो 10 लाख कैश अभी दिया, एसेट ट्रांसफर किया 15 लाख का, पेबल ऑफ शेयर इशूड है 18 लाख, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफर्ड कंसिडरेशन कितना है 8,26,000 रुपया, फेयर वैल्यू ऑफ कंटिजेंट कंसिडरेशन 1,80,000, तो आपका यहाँ पर आ रहा है 53,06,000, जिसमें से हमने क्या देखना हमने कि भैया ये तो 1,20,000 अपना बच ही गया, तो नेट में 51,86,000 ही यहाँ पर आ रहा है। अब जर्नल एंट्रीज हम लोग करना है यहाँ पर, तो और साथ साथ करते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ RX लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज क्या क्या होगा बताओ। सबसे पहला काम पता है क्या होता है हमारा इसमें, सबसे पहला काम होता है कि जो आपके पास फेयर वैल्यू चेंजेस जो हो रहा है उसको पहले परचेस करो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर, क्या लिख के रखा है बुक्स में, प्रोविजन फॉर लीगल सूट, प्रोविजन फॉर लीगल सूट। पहले तो आप 20,000 रुपया पहले आप इसका एडजस्ट करो। ये 20,000 कैसे आया, पेएबल बता रहा है 1 लाख हो चुका है और हमारे पास सिर्फ 80,000 ही रिकॉर्डेड था, हो गया। अब आप देखो बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला चीज करो, कितना कितना क्या क्या आ रहा है, लिखो आप यहाँ पर तक, बिजनेस कॉम्बिनेशन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट कितना, तो जो नेट पीसी जो आ रहा है ना, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्री एक्विजिशन रिलेशन, उसके बाद का आएगा, ठीक है। तो वेंडर अकाउंट मतलब वो ये भी इम्प्लीमेंट का बात चल रहा है, अब लिख सकते हो आप, है ना। तो 51,06,000, अब इसके बदले में मिला क्या क्या, इसके बदले मिला क्या क्या, तो आओ चेक करते हैं इसके बदले क्या क्या मिला हम लोग को। तो सबसे पहले चेक कर हम लोग क्या एसेट क्या लायबिलिटी, बोलता लैंड एंड बिल्डिंग है 20 का, फर्नीचर है 18 का, तो लिखो पहले ये, अब क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर, लैंड एंड बिल्डिंग मिल रहा है आपको 20 है ना, हाँ 18 का फर्नीचर है 20 का, तो लैंड एंड बिल्डिंग 20, फर्नीचर 18, फिर उसके बाद डेटर्स है इनके पास 7 लाख, स्टॉक है 4, तो डेटर्स है 7 लाख, डेटर्स है 7 लाख, स्टॉक है 4, डन। उसके बाद क्या क्रेडिटर दे के रखा हुआ है 1 लाख का, यही है यहाँ पर इतना नेट एसेट हम लोग को मिला, तो कितना कितना देखो हो रहा है यहाँ पर, सबको अगर आप ऐड करो 38 प्लस ये 7 4 11, 49 माइनस 1, 48 लाख। इसके बदले हम लोग कितना अभी नेट में कंसिडरेशन पे कर रहे हैं हम लोग, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन 51,86,000, 51,86,000, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपको एक्स्ट्रा जो 3,56,000 है वो गुडविल है, गुडविल है, बैलेंसिंग फिगर 3,86,000, डन क्या, डन। चलो आगे बढ़े। हाँ सर, अब कंसिडरेशन सेटल करते हैं हम लोग। बड़ी चीज ध्यान दो आप, जो कंसिडरेशन जो सेटल करना है वो हम लोग कितना, ए बी को हम लोग कितना क्रिएट किए हम लोग यहाँ पर, हम लोग तो क्रिएट किए हैं 51,86,000, तो हम तो इतना ही दिखाएंगे, हम तो इतना ही दिखाएंगे, है ना, डेबिट तो इतना ही करना पड़ेगा मुझे। बड़ी चीज बताओ आप, एक्चुअल में पेमेंट कितना हो रहा है, एक्चुअल में तो दे रहे हो उसको 53,06,000, हम लोग इतना का सामान दे रहे हो उसको हम लोग, टोटल फेयर वैल्यू ऑफ एसेट लाइबिलिटी जो भी ये सब कुछ करने के बाद सब कुछ इतना तो आ ही रहा है, तो फिर इसका कैसे का एडजस्टमेंट होगा, ठीक है, और देखते हैं। अब आप देखो यहाँ पर डेबिट तो यही हो रहा है, अब क्या क्या पेमेंट कर रहा हो आप दिखाओ, यहाँ पर एक छोड़ देना जगह, ठीक है, यहाँ पर एटलीस्ट एक एक पॉइंट जगह छोड़ना है यहाँ पर, तो 2 आपने यहाँ पर दिया है इनको कैश, कैश कितना दिया है 10 लाख का, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या दिया यहाँ पर, फेयर वैल्यू दिया है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर, तो बाकी कुछ एसेट्स गया होगा, नहीं पता कौन सा एसेट है, तो खाली एसेट लिख के छोड़ दो 15 लाख, ये भी गया आपके पास से। फिर आपने शेयर्स इशू करा है 18 रुपये करके, यहाँ पर फेयर वैल्यू था, तो हम लोग क्या मानेंगे इसको कि ये 10 का होगा इसका फेस वैल्यू, 1 लाख इंटू 10, 10 का होगा इसका फेस वैल्यू, बाकी होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम,
1 लाख इंटू 8। ठीक है, क्लियर है ये। इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे बोलता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफर्ड कंसिडरेशन और फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन। ठीक है, तो टू ए बी लिमिटेड कंटिंजेंट कंसिडरेशन, टू ए बी लिमिटेड डिफर्ड कंसिडरेशन। तो डिफर्ड था आई थिंक 8 लाख 26 और ये था 1 लाख 80। देख लो ये था ना। हाँ ठीक है, डन। अब अगर आप इन सबको अगर आप ऐड करते हो यहाँ पर, ये तो आएगा 53 लाख 6,000, ये तो यहाँ पर आ ही था, ये तो आया था यहाँ पर। तो अब जो ये जो है ना 1 लाख 20, इसको हम लोग यहाँ पर नाम लिखते हैं, यहाँ पर सेपरेट लिखो, मैं साथ साथ लिखो, मैं बताता हूँ। सेपरेट ट्रांजेक्शन कॉस्ट, इसको हम लोग करते हैं यहाँ पर डेबिट। 1 लाख 20, 1 लाख 20। ठीक है, और ये सेपरेट ट्रांजेक्शन कॉस्ट में क्या क्या है हमारा, बताओ क्या क्या है। इसके अंदर हमारा एक क्रेडिटर है 20,000 का, इसके अंदर हमारा एक प्रोविजन फॉर लीगल सूट है ना। तो हम लोग चाहे तो देखो, अगर आपको मिलाना है एंट्री तो यहीं पे क्रिएटर को डेबिट कर दो, यहीं पर आप डेटर को प्रोविजन फॉर लीगल जो आपका सूट है वहाँ पर आप उसको कर दो यहाँ पर डेबिट 1 लाख और 20,000। पर ऐसा हम लोग करते नहीं है, क्यों, आपको कन्फ्यूजन यहाँ पर हो सकता है। मान लो कोई डेटर रहा, आप यहाँ पर डेटर अगर दिखा देते हो, आपको लगेगा हम लोग अपने डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं उनको, ऐसा लग जाएगा आपको। ठीक है, इसलिए क्या, ऐसा कुछ भी रहे पहले आप दिखा दो सेपरेट ट्रांजेक्शन कॉस्ट, और फिर आगे चल के क्या करो आप, ये सेपरेट ट्रांजेक्शन कॉस्ट को हटाओ। तो क्रेडिटर, अब आप लिखो यहाँ पर क्रेडिटर्स को डेबिट करो 20,000। आप प्रोविजन फॉर जो लीगल सूट था, आप इनको डेबिट करो 1 लाख का। ठीक है, और इन सब के बाद आप सेपरेट ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो आपने लिख के रखा था, इसको आप हटा दो 1 लाख 20। तो ये डेबिट हो गया, हट भी गया, डेबिट क्रेडिट होकर हट भी गया, डेबिट हुआ था यहाँ पर, क्रेडिट हो गया, हट भी गया बुक से। आपके बुक में दो लाइबिलिटी था, वो भी बुक से आपका हट गया, है ना। तो अल्टीमेटली गया तो इतना ही टोटल अगर आप देखो तो, बट जिसमें से बाहर वाले को जो ए बी को इतना पेमेंट करना पड़ा हमें, और इतना का हमारा लाइबिलिटी सेटल हुआ, और कुछ नहीं, इतना का लाइबिलिटी हमारा सेटल हो गया, हम लोग ऐसा बताएंगे। अब तो सब कुछ ठीक है, पता है यहाँ पर ना एक डाउट आपको आ सकता है, पता, अगर नहीं आया दिमाग में तो अभी, नहीं तो एक दिन दो दिन बाद तो पक्का जब प्रैक्टिस करने बैठे हो, पता है क्या सर आप यहाँ पर क्या बोले थे हम लोग को, आर एक्स का क्रेडिटर है, आर एक्स का क्रेडिटर है कौन, ए बी। अरे भाई तो फिर ए बी का डेटर भी तो रहेगा, ए बी का डेटर भी कौन रहेगा, आर एक्स। इमेजिन करो, सुनो आप ये सोचो, सोचो आप यहाँ पर आर एक्स के बुक में, आर एक्स के बुक में क्रेडिटर था, कौन था क्रेडिटर, ए बी। तो भाई ए बी के बुक में डेटर भी तो रहा होगा, आर एक्स। तो अगर आप बोलते हो कि यहाँ पर ये 20,000 सेटलमेंट आगे होने वाला नहीं है, तो हटाओ यहाँ से, तो इसके पास भी जो 7 लाख का डेटर पड़ा है उसमें तो 20 हटाओ, तो नेट एसेट तो हमें 680 का ही मिल रहा है, क्योंकि ये तो हम लोग खुद ही हैं, क्या खुद से पैसा मांगेंगे हम लोग। बाहर हुआ डेटर कितना, बाहर हुआ डेटर तो खाली 6 लाख 80, हमें ये लिखना चाहिए था फिर, है ना। ये डाउट आपको आ सकता है, ठीक है, आना भी चाहिए अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो। ठीक है, मुझे भी यही लग रहा है 680 आना चाहिए, बट आएगा 680 नहीं आएगा, 7 लाख ही, है ना, यहाँ पर आएगा 7 लाख ही। अब बात है ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा, और सम पे चलते वापस से एक बार, तो क्या बोलता है, ध्यान से पढ़ने इस चीज को, क्या लिखता है यहाँ, बोलता है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर। इसका मतलब पता है क्या होता है फेयर वैल्यू, आज के दिन में आर एक्स इतना पैसा रियलाइज करवा सकता है एसेट्स के केस में, और लाइबिलिटी इस वैल्यू पे सेटलमेंट कर सकता है। तो डेटर दे रखा है, डेटर का ये फेयर वैल्यू दिया है, उनका बुक वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अगर उनका बुक वैल्यू दिया होता ये 7 लाख रुपया, ये 7 लाख रुपया, इसमें से 20 आपको फिर लेस करना पड़ता। बट जब सब में कुछ नहीं बोलेगा तो भी हम लोग क्या मानेंगे, फेयर वैल्यू ही दिया। बट यहाँ तो बोल भी दिया साफ साफ कि भाई 7 लाख रुपया फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू का मतलब बाहर वालों से रियलाइज कर सकते हैं, मतलब मान लो और कुछ भी केस अगर नहीं है तो सीधे सीधे इतना मानो अब 7 लाख 20 का टोटल डेटर रहा होगा, जिसमें से 20,000 रुपया हटा के बोल रहा होगा लोग कि 7 लाख रुपया इसका यहाँ पर फेयर वैल्यू है। बोलो क्लियर है क्या, समझ सकते हो इस तरह से। चलो, अभी हम लोग पहला क्लास यहीं तक रहने देते हैं,
नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे, हम लोग यहाँ तक पूरा रिवीजन करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। पीसी अभी तक खत्म नहीं हुआ, कुछ कुछ चीज़ अभी यहाँ पे सीखना आपको अभी, ठीक है। ये सब जो चीज़ है देखो यहाँ पर, ये भी उससे रिलेटेड है, कुछ कुछ सीखना हम लोग को अभी भी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपको यहाँ तक रिवाइज कर रखना है, ये सब प्रैक्टिस कर रखना है। क्वेश्चन ऑफ 5 खुद से बनाना, पूरा इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे खुद से पास करके, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय।